सो फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट बड़ी ही डिफरेंट किस्म की है क्योंकि आज से पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर पॉलिटिक्स पे बात नहीं की है, मैंने मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं की है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर अगर बात करूँगा तो शायद मेरी उस तरह से ग्रिप नहीं है, तो मैं बात जो करूँगा शायद उसमें वेट ना हो। लेकिन आज मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे, अली चिश्ती, जो कि एक सीज़न्ड एंटरप्रेन्योर हैं, बिज़नेसमैन हैं। मल्टीपल जगहों पर उनका बिज़नेस है, दुबई में रहते हैं। तो हम कुछ बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा यार इन चीज़ों को हमें ट्रांसलेट ज़रूर करना चाहिए पॉडकास्ट की कंडीशन में, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन मिल रही थी जो वो बात कर रहे थे। ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन मुझे लग रहा था कि वही चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं अगर आप अपने हाउस होल्ड बजट के ऊपर जाएँ या हाउस होल्ड पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जाएँ। तो फिर हमारी बात शुरू हुई, तो थोड़ी-सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बात शुरू हो गई, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ एक साथ आज़ाद हुए थे और उसके बाद से लेकर अब तक, जब से 1947 से लेकर अब तक जो सिचुएशन रही है वो आपके सामने ही है। थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट किया हमने कि क्या सिचुएशन रही है। काफ़ी अरसे तक हम ऊपर अपर हैंड पे रहे थे, लेकिन फिर जब हमने नीचे डीप डाउन जाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हम हमेशा ही हैंडआउट्स पे गुज़ारा कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यही चीज़ अगर आप अब हाउस होल्ड की बात करेंगे तो जो अगर पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो घर के लिए भी अगर आप कर्ज़े पे ज़िंदा रहेंगे तो कभी भी वो सही चीज़ नहीं रहेगी। आपका और कोई वे ऑफ इनकम होगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मल्टीपल पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने उस चीज़ को ट्रांसलेट किया पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, और इसी तरह से मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी नॉर्वेजियन जो वेल्थ फंड है उसके बारे में। तो मुझे वो भी एक लिंक आ गया वहाँ से कि किस तरह से जो कंट्रीज़, जो अच्छे कंट्रीज़ होते हैं, जो फ्यूचर को देख रहे होते हैं, वो किस तरह से प्लान कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, जो अपने वेल्थ फंड्स को प्लान कर रहे होते हैं, उनसे आपको अपने घर के लेवल के ऊपर क्या चीज़ें समझनी चाहिए। इसी तरह से हमने बात की कंपाउंडिंग की, हमने बात की किस तरह से आपको स्पैमिंग से बचना चाहिए। स्पैम बहुत बड़ा इश्यू है, हम यूएई में रहते हैं, हमने यहाँ पर भी देखा है बहुत बड़ा इश्यू है स्पैमिंग का। लोगों को नहीं पता होता है, खासतौर पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जब पाकिस्तान जाते हैं वो स्कैमिंग के अंदर फँस जाते हैं। इसी तरह से रियल एस्टेट के ऊपर बात की कि रियल एस्टेट इज़ नॉट द ओनली एसेट क्लास पीपल शुड इन्वेस्ट इन, बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। रियल एस्टेट अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल के ऊपर चल रहा है वो गैम्बलिंग की कंडीशन मुझे लगती है आजकल सिचुएशन डाउन भी हुई हुई है। तो ये एक सिर्फ वाहिद एसेट क्लास नहीं है, लोगों को समझना चाहिए कि बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकता है। एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ ये नहीं कहना कि किसी ने लेट्स से 55 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली, आज वो 3 करोड़ की हो गई या 4 करोड़ की हो गई, तो वो अगर 15-20 साल के अंदर इस वैल्यू पे पहुँच भी गई है तो उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स की बेसिस के ऊपर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको इतने टाइम्स का गेन मिला है। पॉडकास्ट काफ़ी लंबी थी, उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आई होप कि आपको वैल्यू मिली हो, इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पेट्रियन का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपको सपोर्ट करना है इस तरह के कंटेंट के लिए तो प्लीज़ उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अली भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बस आप सुनाएं। ठीक है बस यार अली भाई। ज़बरदस्त A1। तो मैंने कहा कि आज थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक लेते हैं। थोड़ा-सा पॉलिटिक्स, थोड़ा-सा पर्सनल फाइनेंस, थोड़ा-सा ओवरऑल पाकिस्तान, इंडिया को डिस्कस कर लेंगे, साउथ एशिया को डिस्कस कर लेंगे और फिर जो लोग एक्सपर्ट होते हैं बाहर उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम्म, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। लोगों को शायद पता हो, मेरी पिछली एक पॉडकास्ट हमने की थी, यस इंग्लिश चैनल पे भी की थी, उसमें भी आपने थोड़ा-सा बताया था। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि अभी क्या चल रहा है और कहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट so हुई है? basically I'm a journalist. हुँ, I हुँ। always say I'm a writer, author, हुँ, हुँ। who turn into businesses. हुँ, So I own an IT company, couple of other trading companies, plus I've written extensively on geopolitics and counterterrorism हुँ, हुँ। in India. Tehelka.com, I was part of it. Indian Express, for Indian viewers. I've been a vocal force of liberal voices in Pakistan जब ज़रूरत थी, early 2000, late हाँ, ज़रूरत तो 2000s अभी में। भी है। अभी भी है, अभी भी है। हाँ, लेकिन आई थिंक उस पे हम बात कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद ऑब्वियसली ऑथर ऑफ अपकमिंग बुक्स व्हिच आर कमिंग on Pakistan, and then be writing on India as well. So different topics I've written extensively in US, in for international journals as such, and now based in Dubai. राइट, We just made a home. We call Dubai a home राइट, now. राइट, राइट। तो आपने जब अभी जो ये पूरा सिनेरियो आपने बताया, इसके अंदर आप रिसेंटली दुबई मूव किए? Yeah, within last 3-4 years, we अच्छा। just moved. We had a company here 2011 से, हुँ,
but we've been on and off coming to Dubai every month in 2011. तो ये जो टॉपिक है आज का जिसके अंदर हम बात करेंगे लेट्स से इंडियन पाकिस्तानी माइंडसेट का खासतौर पे इन्वेस्टिंग को लेकर या ओवरऑल जो इंडिया पाकिस्तान ने हमने अपने थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए देखा है। Well, I've actually written a book on the subject because my family is from India. My Right. family is I call myself, and very few people who call I call myself Pakistani of Indian origin. तो मैं my family is from Fatehpur Sikri, from dad's from father's side, and from mother's side we are from Meerut. Okay. जो हमारे नाना के छोटे भाई इंडिया में नसीरुद्दीन शाह वगैरह, जनरल जमीरुद्दीन शाह, we've been very close in touch. We go to India a lot. My expertise, I would say, is on India. और India is I call it my home, second home. अगर हम बात करें 1947 से जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी जो ट्रेजेक्टरीज रही हैं कुछ अरसे तक तो हम शायद सही डायरेक्शन में थे या मुझे लगता है कि अब जब मैं रीड करता हूँ ना हिस्ट्री जब तक हमें चीजें लर्न अनलर्न करना पड़ता है हर वक्त लेकिन मुझे लगता है कि जब एक तो हमारी स्टडीज में जो है ना जो चीजें बताई जाती हैं वो अब पता चलता है बाहर जाके जब हम उसको रीड करते हैं तो वो कितनी गलत थी। और दूसरा ये कि जो जिस तरह से इंडिया ने प्रोग्रेस की है ऑल्दो कि उनके भी अपने मसले रहे और इवन 90s तक तो मैं कहूँगा कि कोई इतना अच्छा प्रोग्रेस वहाँ भी नहीं थी। लेकिन और हम ये समझते थे कि जब हमारे इंडिया मैं खुद भी मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी इंडिया से है तो जो हमारे कज़िन्स आते थे इंडिया से पाकिस्तान उस ज़माने में आई थिंक 1980s की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आके बड़ा कहते थे कि यार ये काफ़ी प्रोग्रेस है यहाँ पर गाड़ियाँ अच्छी चल रही होती हैं। कराची में हम लोग जब बेस करते थे। लेकिन वो चीज़ मैंने बैकफायर होते हुए देखी जब टुवर्ड्स हम लेट्स से लेट 2000 के अंदर हमारे पास भी गाड़ियाँ थी लेकिन वहाँ पर सब कुछ आ गया था फिर। उस वक़्त पहले वहाँ मारुति चलती थी, फिर उसके बाद वो इंडिया में हर तरह की गाड़ियाँ नज़र आने लगी। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त कुछ लास्ट 2 ईयर्स से पहले मतलब अभी हम गाड़ियों को बैन कर रहे थे। तो ये जो पूरा ट्रांज़िशन है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ उसकी जो ट्रैजेक्टरी रही है उसको किस तरह से देखते हैं पहले? आई थिंक पाकिस्तान अगर आप उसकी ट्रेजेक्टरी देखें टू स्टार्ट विद हैड ऑलवेज बीन अ सिक्योरिटी स्टेट और उसे अगर आप 1950s और 60s में जो अयूब खान को कहते हैं कि मिरेकल और was because of the US aid which we received. I've written an article called why Americans how America has helped Pakistan. Pakistan until 1955-56, could you believe, received more aid in $1 billion than Germany and Japan combined with Americans. अच्छा। तो सोचें जो मार्शल प्लान आया था जो उन्होंने जापान के लिए किया और जर्मनी की बिल्डिंग की तो पाकिस्तान रिसीव मोर मनी फ्रॉम अमेरिकन्स देन जर्मनी एंड जापान combined. तो that was the importance of Pakistan because geopolitically we had the eastern and western wing. अमेरिकन्स की नज़र में पाकिस्तान ने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऊपर जब भी गई है जब आप देखिए कि अयूब खान के ज़माने में अमेरिकन्स हेल्प आउट की या फिर ज़िया के ज़माने में अमेरिकन्स वर देयर और उसके बाद जो मुशर्रफ के ज़माने में अमेरिकन्स गिव आउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेरॉइड पे चल रहे थे हम वी वर ऑन डॉलर स्टेरॉइड जियोपॉलिटिकली। हमने अपने लिए क्या बनाया? देखिए आज अगर पाकिस्तान को हम देखें तो हमारे पास पाकिस्तान का 70% बच्चा स्टंटेड ग्रोथ पे यानी कि उसे मेलनरिश्ड है। ज़ाहिरी बात है जब वो बड़ा होगा तो करोड़ों बच्चे का ब्रेन भी उस तरह डेवलप नहीं होगा, राइट? आज पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में 70% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं या एट पॉवर्टी लाइन है $2 अ डे। पाकिस्तान इज अ इलीट हेवन आज का, जहाँ पे कुछ शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उसके बाद फैसलाबाद कह दें, सियालकोट कह दें, वहाँ इलीट है। 50 के पाकिस्तान के 60-70% जो आप सीईओज देखते हैं, इलीट देखते हैं, बैंक का सीईओ ले लें, जजेस ले लें, मिलिट्री इलीट को तो छोड़ दीजिए, जो दूसरे आप इलीट क्लास देखें, दे केम फ्रॉम 2-3 कॉलेजेस। HSN कॉलेज हो गया, आपका कराची ग्रामर स्कूल हो गया, तो ये जो इलीट गेटोज हैं यहाँ से आते हैं। मिलिट्री एक या एयरफोर्स या सिविल सर्विस एक चीज़ है जिसमें गरीब का बच्चा कहीं ना कहीं पास करके जनरल बन जाता है। लेट्स गिव इट टू द मिलिट्री ऑन दैट टर्म्स, राइट? और फिर वो क्या आता है, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो हमेशा इकोनॉमी खराब ही रही है, कभी भी उसने तो जब भी जिस टाइम पर भी हमने जब देखा हो कि अच्छा ग्राफ चला है, जीडीपी अच्छा ग्रोथ शो किया है या कोई भी अच्छे इंडिकेटर्स हैं,
अब जब मैं पीछे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं वो एड आ रही होती थी किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो हाँ, मिलिट्री एड हो या नॉर्मल और एड। देखिए ना, ईस्ट पाकिस्तान जब हमारे पास था, जो अब बांग्लादेश है, 71 से पहले उन्हीं की जूट एक्सपोर्ट्स थी, जिससे पैसा आता था डॉलर हम वेस्ट पाकिस्तान में लगा देते थे। तो यू नो दैट मनी एक्चुअली वाज नॉट आवर मनी व्हिच वी स्पेंट ऑन पाकिस्तान और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बढ़ती है और फिर वो नीचे आ जाती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। नाउ कंपेयर दैट टू इंडिया। इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर। इतना बड़ा, मतलब आप सोचिए कि जब 63 की वॉर हुई तो दो, मतलब वो इंडिया में पैसे ही नहीं थे, राइट। 65 की वॉर में ऑलमोस्ट पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया था, इंडिया भी बहुत करीब आ गया था बैंकरप्सी के। इंडिया पॉलिसी वाज सोशलिस्ट पॉलिसी टू स्टार्ट विद। जाहिर बात है कि नेहरू साहब के जो एक रशियन इन्फ्लुएंस था, ही वांटेड टू कीप, यू नो, दे प्रमोटेड लोकल इंडस्ट्रीज। तो इंडिया सर्वाइव्ड अंटिल 91, जब से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ली। तो आप उसके बाद उनके स्टेरॉइड्स देखें और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखें तो इंडिया केप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जब तक 90s तक वो ब्लॉक रही थी, इकोनॉमी ओपन नहीं थी, उस वक्त तक उनको फायदा तो हुआ ना, उसके अंदर उन्होंने रिजर्व भी बिल्डअप किए, रिजर्व्स बिल्डअप किए, लोकलाइजेशन की, लोकलाइजेशन की। लोकलाइजेशन ऑफ किया, प्लस उसके बाद जो है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इंडिया हैड, यू नो, कोक, Coca-Cola, and which was banned probably in just after ये हमारे इंदिरा गांधी, just after the prime minister came, and then they introduced, you know, the local cola industry. इंडिया ने अपनी भी एक कोला गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो नहीं चली, लेकिन पॉइंट इज के दे हैड दिस ओन सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। अच्छा, वो अर्बन थे, लेकिन वो भी गवर्नमेंट, गांव देहात में शरबत दिया जाता था, रूह अफ़ज़ा, और नहीं, एक गवर्नमेंट थी उसमें, बाकी दे हैड दिस हमारा 2-3 डिफरेंट लोकल ब्रांड्स थे जो थे। अभी जस्ट अंबानी जस्ट बॉट वन ऑफ इट, another one was Thumbs Up, of course, which is now owned by Coke or Pepsi, one of it. But you see, localization, we had Coca-Cola and Pepsi since inception, तो हमने control foreign local industries को। Coca-Cola is the only brand which we had, you know, शुरू में, और वो भी कराची तक है, अभी भी पंजाब में पेनिट्रेट नहीं कर पाया Coca-Cola। तो लोकलाइजेशन वाज वन पार्ट। देन इन आईआईटीज, मौलाना आजाद बहुत मशहूर पाकिस्तान हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन है, इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने आईआईटीज रखी लेट 50s में, which became, you know, the hub of Maulana Azad was the founder. Yes, IITs in India. Congress policy थी. Obviously, Nehru was behind it, but he was the education minister and everything. He founded IITs in India. Right. And that became, you know, hub of आज IIT से बच्चा निकला हुआ, वो कहाँ पे जाता है? Another aspect of India was India kept itself non-aligned. तो आप अगर पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल सेटअप देखें तो पाकिस्तान वाज ऑलवेज अलाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्न पावर्स। हमने सेंटो सीटो 54-55 में साइन कर दिया, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। समहाउ वाज प्लेड नॉन अलाइंड तो था, बट इट वाज अलाइंड विद रशिया। बट अगेन, क्या पाकिस्तान को या चाइना ने पाकिस्तान को 71 में चाइना या अमेरिकन ने हेल्प की? नहीं की। बिल्कुल। हम वो अमेरिकन बेड़े को आते हुए देखना, मतलब सोचते ही रह गए, लेकिन वो आया नहीं। बट इंडिया, यू नो, पैलेस्टाइन हम कहते हैं, यू नो, इंडोनेशिया, यू नो, सिंगापुर, to every other countries were, you know, India. And we need to understand, हम लोग अपने आप को इंडिया से अलग करके देखें, इंडिया is a civilization. We became a hybrid sort of a nation. अगर वो but it's too hard of a topic for you. Yeah, for your thing to digest. लेकिन मैं फिर उसमें इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स पे बात भी नहीं करता। But remember, politics and economics are so interwoven now. But still, मैं इसलिए भी नहीं करता क्योंकि लोग जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि ये तो सारे बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पे भी बात हो रही है, लेकिन जो बात नहीं कर रहे लोग वो पर्सनल फाइनेंस पे नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से
यही चीज, ये पूरा सिनेरियो जो हमने कंट्री वाइड देखा है, यही चीज ट्रांसलेट होता है लोगों के लाइफ के ऊपर। और वही जो लोग पाकिस्तान से बाहर भी निकलते हैं या इंडिया से बाहर निकलते हैं, वही आपको कल्चर नजर आता है उन लोगों के अंदर जो लोग वहां से आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीजें आपको आप अपने मुल्क में देखते हैं, इनफैक्ट मैंने खुद भी देखा है कि जब हम निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर, जब पैसे आना शुरू होते हैं या इवन पाकिस्तान में पैसे आते हैं, तो हमारे पास एक ही पॉइंट होता है कि यार लेट से हम प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। और प्रॉपर्टीज भी कैसी, जो कि नॉन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि प्लॉट्स होते हैं या इस तरह की चीजें, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैंने इंडिया में भी देखा है लोगों को प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन उनके पास और बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि मैं अभी देख ही रहा था कि पाकिस्तान की जो टोटल स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, वो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन है। अब 3 लाख लोग होंगे, 2.5 लाख लोग होंगे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। उसमें भी पता नहीं कितने लोग वो होंगे जो जिनको पता है वाकई इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जनरल पब्लिक को तो आप बिल्कुल अलग ही कर दें। बांग्लादेश अदर हैंड, जो कि हम हमारे साथ हमसे काफी बाद हमसे ही आजाद हुआ था। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रूडेंट बंगाली देखा होगा आज तक, जो फाइनेंशियली प्रूडेंट हो। क्योंकि मेरा एक्सपोजर नहीं है उतना ज्यादा, तो मैंने नहीं देखा। लेकिन वहां की स्टैट्स देखें तो 1% तो वहां की पॉपुलेशन भी इन्वेस्ट कर रही होती है स्टॉक मार्केट में। इंडिया ऑन द अदर हैंड 17 से 18% के करीब वहां पर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वहां पर अच्छा, यूएस को आप छोड़ दें, क्योंकि यूएस के अंदर तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। वहां पर पेंशन स्कीम्स भी हैं, वो Yeah. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लिंक्ड होती हैं आपकी रिटायरमेंट से, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप हर वक्त हम लोग बात करते हैं लेट्स से इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, लेकिन हम अपने अंदर खुद नहीं देख रहे होते। अगर हम अपने आप को खुद इंप्रूव करना शुरू कर दें ना इंडिविजुअली, तो आपका कंट्री ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए लोग कहते हैं पाकिस्तान और इंडियंस एक है। आई केम टू कंक्लूजन दे आर नॉट। मतलब हम लोग दिखते एक जैसे हैं, शायद बातें भी एक जैसी करते हैं, मगर थिंकिंग पैटर्न्स हैव चेंज इन लास्ट 20 सोशो इकोनॉमिक things have an effect on our mindset. It's in last 30, 40, 50 years. Indians and Pakistanis, maybe they look like one, but the thinking and approach towards life is totally different. I personally think this. इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे 0 नंबर इजाद हुआ था भाई, राइट? तो दैट इज इनब्रेड इनटू अ ब्राह्मण सोसाइटी। 0 नंबर जो जीरो जो था, जो जीरो, there's never zero in the world. So it was an Indian ओके who invented the word zero. अच्छा, मुझे नहीं पता। Do you remember that? I अच्छा। was Chandra something, हाँ। and then and to the mathematics जो आप कहते हैं, they came into this हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करते हैं, जो कि बट उससे 1000 साल पहले जो इंडिजिनस लोग थे। आई जस्ट कंप्लीटेड अ बुक रिसर्च ऑन सिंध, which was Indus Valley civilization. They invented the word zero, was the digit zero, right, which was unheard of at that time. Or they were into advanced mathematics, astrology. तो they India is inherited or normal Indian a very rich traditions, जो गोरों ने आके हमें 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 बर्बाद किया, और बाद में उससे पहले भी। तो इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर टोटली डिफरेंट है, तो ये बात रखिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, अच्छा अब आप देखिए कि इंडिया में एक अगर आप सेविंग रेशियोज देखें, तो India has a saving ratio of 30%, close to 31% now, right? 30% in terms of percentage of population of GDP. पाकिस्तान में कोई 8-9% राइट है, और वो भी हम जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, राइट? तो बैंक में पैसा डाल बैंक में पैसा डालने, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी अब जितना इंटरेस्ट रेट, प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी इन पाकिस्तान इज अ टबू सब्जेक्ट एज कंपेयर टू इंडिया। बिफोर वी गो इनटू दैट, ये जो नंबर्स आपने बताया 30% और 10%, काउंटर इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे और कहते हैं, मैंने सुना है कहते हुए, इसी वजह से मैंने पीछे का थोड़ा सा उसमें डेटा लिया। लोग कहते हैं यार हमारा जीडीपी पर कैपिटा इतना कम हो गया, हम इतने लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम खत्म हो चुकी है, तो वो सेविंग कहाँ से करेंगे? तो मैंने फिर जब पुराना डेटा निकाला, तो 1960s में कुछ हम थोड़ा सा बेहतर थे इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स। 9%। उसके बाद, हाँ, उसके बाद से मैंने देखा है कांस्टेंट ट्रेजेक्टरी जो है, हालांकि हमारी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से आई थिंक 2000 लेट 2000 के अंदर हम थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हुए, और अब तो काफी नीचे आ गए। लेकिन उससे पहले तक हम उनसे ऊपर ही रहते थे। लेकिन सेविंग परसेंटेज हमारी हमेशा से मतलब 60 से लेकर अब तक देखें, रुपया भी हमारा बहुत 100% तक डिवैल्यू हो गया है। वो एक अलग 100 है, तो उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आया है। बट या आई थिंक वी पाकिस्तानीज बाय डिजाइन, आई से व्हेन वी पाकिस्तानीज, आई थिंक
पाकिस्तानीज तो नहीं कहना चाहिए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हम लोग। मैं तो अपने आप को देखें, इंडिया से आया हूँ, वी इनहेरिटेड दैट हैबिट्स फ्रॉम इंडिया। अगर आप कराची को देखें तो कराची में आज सेठ जो है वो प्राडो ड्राइव नहीं करता। अब लोग कहेंगे सिक्योरिटी, वैसे भी नहीं करता, आज भी सिक्योरिटी अच्छी हो गई है। कराची का सेठ जो है वो तनख्वाहें टाइम पे देता है, या उसके बिजनेस एथिक्स टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू समबडी इन नॉर्थ। तो अगर आप नॉर्थ पाकिस्तान में जाएं, जैसे कि डिफरेंट है, तो डायनेमिक्स ही बिल्कुल डिफरेंट। दे वुड रादर इन्वेस्ट इन लग्जरियस आइटम्स, लग्जरीज। वहां पे अगर 1 रुपया कमाई है तो वो कहीं से भी लेके गाड़ी अच्छी रखेगा, घर अच्छा रखेगा, शायद बच्चों को इतना पढ़ाए नहीं। कराची में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो लड़कियां भी पढ़ती हैं तो बाहर भी जाती हैं, यू नो, टर्म्स ऑफ इक्वालिटी है। नंबर टू, जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व भी की है फ्रॉम माय, हमारे यहाँ अगर आप देखें पाकिस्तान में रिच और इलीट कौन है? रियल स्टेट। बिल्कुल। मलिक रियाज, a good friend कुंवर मुइज खान फ्रॉम टॉप सिटी, और वो आज के ब्लू वर्ल्ड वाले हैं, और पता नहीं कौन कौन, बल्कि वो पीएसएल के अंदर, या नहीं पीएसएल वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने ही जो आई थिंक किसी एक रियल एस्टेट कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जबकि इंडिया में उस टाइम पर अब तो नियर बैंकरप्सी है वो जो वो सहारा, नहीं सहारा नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। तो वो जो एडटेक कंपनी है, आई फॉरगॉट द नेम। ओके ओके ओके। सो तो पाकिस्तान के अगर आप देख लेना, जो शोकेसेस ऑफ एलीट ऑफ द एलीटिस्ट आर द रियल स्टेट टाइकून्स। इंडिया में कौन है? अंबानीज, अडानी, टाटास। सो दिस इज अ ह्यूज, दे हैव एन इंडस्ट्रियल बेस, और अब अडानी वगैरह सर्विस सेक्टर से लोग आए हुए, तो दे हैव दिस, पीपल हु लुक अप टू अ बिजनेसमैन। You see Paytms, you see, other form of things which are, still in infancy. मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में नहीं है, infancy stage में है, और वो numbers match ही नहीं करते इन दोनों countries में। तो रोल मॉडल्स बहुत डिफरेंट है। तो इसी से पता चलता है कि हमारे यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहाँ गई, रियल स्टेट में चली गई, राइट। इंडिया में भी महंगा है रियल स्टेट, मगर वो नहीं है नंबर्स जो डिस्प्रपोर्शनेट जो कि पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में जो एलीट है, इट्स फ्रॉम द रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल एलीट तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्या होंगी? तब्बाज होंगे कराची के, चले हमारे एंग्रो वाले हो गए, दाऊद्स हो गए, और डिफरेंट हो गए, यू कैन जस्ट पिन, यू नेम देम चीज़ों पे। और वो डेट इज नेशनलाइजेशन जो हुई, उसकी वजह से हम लोग पीछे गए। बट पॉइंट इज के रियल स्टेट हैज टेकन ओवर एवरी अदर सेक्टर इन पाकिस्तान फॉर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब आप कहते हो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्योंकि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट इज हेविली मैनिपुलेटेड। 2 नंबर, the regulators are not there. You see every kind of scams. It's the stock market is controlled by 3 or 4 people in Pakistan. If you want me to name them, we can name them. I could name them, AKDs or Arif Habibs, or 2-3 लोग और होंगे जो कि मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक मार्केट को। क्योंकि रेगुलेटर इतना स्ट्रांग है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सीईओज और डायरेक्टर्स हैव रन अवे फ्रॉम द कंट्री एट मल्टीपल टाइम्स, एंड दिस कितनी बार एसएससीपी ने फ्रॉड पकड़े और कितनी बार लोगों को सजाए हुए एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया हैज लर्नड। वहां भी वो हर्षद मेहता का केस हुआ, इन अर्ली 90s, एंड वहां भी फ्रॉड हुए, बट एटलीस्ट देयर सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन एंड इंडियंस हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, डेफिनेटली पैसे भेजते होंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। अगर आप यूएई, यूएस, कनाडा, कहीं भी, सऊदी, इवन कहीं भी बेस्ड हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऐप का ऑप्शन है जो कि रिमिटली है। रिमिटली के थ्रू आप जब भी मेरे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 40 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, या 40 रियाल्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, या लेट्स से $20 का रेफरल बोनस मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस लोकेशन पर है। तो रिमिटली की ऐप का जो रेफरल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेट्स से ये स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन होती है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ लोगों को कि इन्वेस्टमेंट से दूर ना रहें, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। ट्रस्ट है ना। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये है ना कि रियल एस्टेट में कौन सा आप बचे हुए हैं? आप बड़े से बड़े नाम ले लें टाइकून्स के, और वो पाकिस्तान में पैसा, मेरे ख्याल से लोगों की इन्वेस्टमेंट साइकिल बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में लोगों को पैसा
से पैसा नहीं बनाना, अपना पैसा बचाना है। That's what I've come to conclude. हाँ, इतने फ्रॉड हैं और इतनी कम रेगुलेटेड इकोनॉमी है हमारी, रेगुलेशन तो है ही नहीं। मतलब वो एक आदमी जो है वो दुबई या अमेरिका से प्लॉट लेता है, वो डीएचए या बैरियर टाउन में जाता है। बैरियर टाउन की आपको पता है 40-50% डाउन है। तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिकेम एन एसेट विच इज सेफ फॉर अ कॉमनर। ऑब्वियसली मैं और आप, हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी की एक वो है। तो देयर टू रीजंस, रिलीजियस reason as well which come into play, which we'll discuss. yes, but the first part is कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स है कि भाई पैसा से ज्यादा पैसा कमाना नहीं, अपना पैसा बचाना है। सही, As to India, they obviously they believe in compounding, right? और वहाँ पे अगर आप इंडिया में देखें तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी एडवांस स्टेज तक चली गई है, यू नो, लाइफ इंश्योरेंस कितनी चली गई है। और अब तो स्टूडेंट मतलब बच्चों की जो चाइल्ड पॉलिसीज हैं, दे आर ऑन रिकॉर्ड नंबर्स। We see that ads in even in Dubai for NRIs. As compared to पाकिस्तान में इंश्योरेंस आप मतलब मैं जिससे पूछता हूँ वो कहता है हराम है, बिल्कुल। ये एक बहुत मेजर इशू है। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे एक दोस्त थे, वो गए यूएस और वहां पर वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते थे जस्ट बिकॉज वो हराम है। यूके में, यूएस में okay. हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते थे। अब यूके में तो खैर जरूरत नहीं है, यूएस में। लेकिन जब उनके पेरेंट्स उनके साथ गए तो उन्होंने लेनी पड़ी फिर उनको, क्योंकि उन्होंने कहा यार वो तो फिर 65 प्लस के ऊपर मुझे बेनिफिट मिल रहा है। मैंने कहा यार ये तो बेनिफिट, फिर आप ये हराम और हलाल की बात ना करें, फिर तो बेनिफिट आपको मिल रहा है तो उसके अंदर मिल रहा है। फिर मैंने कहा कि आपने वो जो कोविड पे हैंडआउट्स मिले थे वो लिए थे आपने? उन्होंने बोला हाँ वो तो बैंक अकाउंट में आ गए थे। मैंने कहा वो कौन से पैसों से आए थे? वो भी उसी किस्म का पैसा है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो मतलब फिर अच्छा, इंश्योरेंस तो एक अलग ही सेक्टर है ना। पाकिस्तान में लोग महंगी से 2-2 करोड़ की गाड़ियां ले लेते हैं और इंश्योरेंस नहीं करवाते उसकी। कुछ लोग तो वैसे ही नहीं कराते। मैं आपको साइकी बताऊं कि आप कराची में देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग्स बन गई, करोड़ों अरबों रुपए का स्टॉक चला गया। यार वन फायर थेफ्ट की इंश्योरेंस 1.1%, 1.5% पे होती है। वो मतलब नमाजें पढ़ेंगे, चीजें करेंगे, और भाई वो भी तो मतलब आप वो चीजें करो, करोड़ों रुपए वैसे उड़ा देंगे, खानों पे उड़ा देंगे, चीजों पे। मगर जो सही चीज है अपनी स्टॉक की इंश्योरेंस, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? वो कहते हैं कॉन्सेप्ट है, कहते हैं हराम है। अब आप उस आदमी को जाके किस तरह उसकी साइकी चेंज करेंगे? बिकॉज यू नो हम इंडिया को बड़ा कहते हैं कि इंडियंस बहुत ज्यादा, अगर हम कंपैरिजन करें तो, बट रिलीजन इज टेकन ओवर एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इन सो स्ट्रॉन्ग समाव। जब भी फिर उन्होंने एक नया मंत्र शुरू किया, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इंश्योरेंस। अब आप देखिए मीज़ान बैंक पाकिस्तान में यार प्रॉफिट में सबसे ज्यादा है। अरे भैया क्यों नहीं होगा? वो साला अपना दे ही नहीं रहा प्रॉफिट ना, जितना देना चाहिए। लोग 20-21% दे रहे हैं। बिल्कुल सही। स्टेट बैंक ने अभी एक रेगुलेशन लाई है। जब ये बात मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाली थी तो लोगों को शायद समझ में आई हो, शायद ना आई हो, मैं ज्यादा बात नहीं करता इस पे। खैर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। शमशाद अख्तर हैं जो मेरे ख्याल करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर वो आई। उन्होंने कहा कि मैं टीवी तो देखता नहीं हूँ लेकिन मुझे यूट्यूब पे क्लिप मिली उसकी। तो उन्होंने बोला कि जो उसने मिनिमम डिपॉजिट रेट होता है जो आपको देना होता है, लेकिन वो इस्लामिक बैंक्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि वो इस्लामिक है। तो अगर कोई बैंक आपको 22% दे रहा है तो वो जो मीज़ान बैंक है वो लेट से आपको 17%, 18% अपनी मर्जी से देगा। तो मिनिमम डिपॉजिट रेट का जो उसका जो रूल है वो इंप्लीमेंट नहीं होता। तो आप सोचें, उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। उन्होंने सिर्फ उस इंटरव्यू में बोला कि हम इस चीज को, शायद किसी ने पूछा था क्वेश्चन, उन्होंने कहा हम इस चीज को देख रहे हैं। अगले दिन मीज़ान बैंक के स्टॉक्स की प्राइस नीचे गई थी और अच्छी खासी नीचे गई थी। उसके बाद दोबारा रिकवर हो गई थी। लेकिन ये इम्पैक्ट है अगर आप किसी चीज को रेगुलेट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज नाउ इन्फोर्स्ड अ मिनिमम minimum cap on on profits which is supposed to be given to बट इस्लामिक बैंक पे नहीं होता ना इम्प्लीमेंट। आप कर रहे हैं तो उसके बाद वो मैं वही कह रहा हूँ कि उस टाइम अब आप देखिएगा। अच्छा, अब आप देखिएगा, अब तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं और ये अब कैप भी आएंगे। तो द होल पॉइंट ऑफ ये जो बेवकूफ बना है, दिस फसाड ऑफ हैविंग इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बॉन्ड्स एंड इस्लामिक दिस एंड दैट। तो आप वो मुझे वो इंडिया में पतंजलि याद आ जाती है, वो जो ब्रांड में बाबा है, बाबा रामदेव। उन्होंने स्टार्ट किया यूनिलीवर के अगेंस्ट। अब वो क्रीम भी वो यूनिलीवर की जितनी चीजें हैं उनके पास भी आती हैं और बाबा की तस्वीर लगी होती है उस पे। अच्छा। और तो बाबा रिलीजियसली सेंड करते हैं। इज टेकन ओवर लॉट ऑफ रीजन। तो खैर अच्छा, ये चीज तो वैसे रिलीजन सेल्स एवरीवेयर, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मगर एक मसला है,
इंडियन बेवकूफ नहीं बनता रिलीजन से। वहां पे कोई हिंदू कमर्शियल बैंक और ब्राह्मण बैंक और हिंदू बॉन्ड्स और हिंदू सेविंग अकाउंट्स नहीं है। पाकिस्तान में है ना इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स, और उसमें अनफॉर्चुनेटली मतलब ये मुझे समझ नहीं आता क्योंकि आपके जो रेट्स हैं वो कैबोर्ड से लिंक्ड है। या जब कैबोर्ड से कोई चीज लिंक्ड हो जाती है तो वो तो बेसिकली इंटरेस्ट ही है, वो आप कुछ भी कह लें, उसको कोई भी नाम दे दें। अब मुझे लोग बहुत सारे नीचे आके कमेंट में बोलेंगे इस बात पे, लेकिन मुझे कोई आज तक किसी ने समझा नहीं सका, क्योंकि आपके रेट्स चेंज ही उसके ऊपर हो रहे होते हैं, उसी बेसिस पे हो रहे होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हम जो है वो इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं कि अब कुछ कोई इनिशिएटिव लेंगे आगे तो फिर तो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इनिशिएटिव अभी किसी भी लेवल के ऊपर नहीं है। इस्लामिक बैंक, भैया लेट्स सपोज इस्लामिक बैंक पैसा तो बहुत बना रहा है, हाँ री इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, फाइनेंशिंग कहाँ कर रहा है, गवर्नमेंट में कर रहा है, हाँ, गवर्नमेंट को दे रहा है, सिक्योरिटी और फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे कर रहा है। क्या उसने किसने इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दिया कि फैक्ट्री बनाओ? भाई क्रेडिट जो है, एक तो उसूल है क्रेडिट, दुनिया में कोई भी आदमी जो बड़ा है वो क्रेडिट से बड़ा है। देयर इज ऑब्वियसली अ गुड क्रेडिट एंड अ बैड क्रेडिट। मॉर्गेज इज अ गुड क्रेडिट क्योंकि एसेट क्लास में है, आप चले जाते हो। ऑब्वियसली टेकिंग दैट लोन एंड बाइंग अ कार इज अ बैड क्रेडिट, राइट? पर्सनल ओपिनियन की बात है, बट आई थिंक यूनिवर्सली एग्रीड पॉइंट ऑन दिस। तो वो हो क्या रहा है अब? आप पाकिस्तान में गाड़ी ले सकते हो, आई थिंक 90,000 गाड़ियां बिकी हैं भाई पिछले 2023 में, which is the lowest 93,000 कुछ 92 93,000 बिकी हैं, जो 2004 के नंबर से कम है। रियली? जी अच्छा, मुझे नहीं पता ये जी, नंबर। आई एम गिविंग यू दैट नाउ, ओके, राइट ना? तो अब मुझे बताइए। बिल्कुल। तो नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वही चीज जब बाय द वे इंडिया ने इस बार सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं अपनी। तो ना देयर इज अ ह्यूज, एक तो भाई कंपैरिजन है ही नहीं। दे आर अ 3.54 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, दे आर टॉकिंग अबाउट 350 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 50-60 इयर्स, राइट? हमें दो या तीन, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 24 28 30 बिलियन डॉलर से करीब ही नहीं, मतलब ऊपर जा ही नहीं रही है। हम आईटी की बात कर रहे हैं, आज बहुत बड़ी पॉलिसी बनाई है कि जी हम ये करेंगे, वो शेख चिल्ली के ख्वाब दिखा दें, बट आईटी की एक्सपोर्ट 2-2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा क्या है? हाँ, पैसे मेरे ख्याल से आईटी एक्सपोर्टर उतार रहा है, पाकिस्तान की 5 बिलियन डॉलर हो जाएंगी एक्सपोर्ट। हो सकता है फ्रीलांसर को लाएं, फ्रीलांसर क्या बेचेंगे? लोगों बेच के 1-1 2-2 4-4 डॉलर 6-6 20-20 डॉलर से ये इस तरह नहीं बढ़ता भाई। वी नीड मैन पावर in this, huge manpowers for service industry. There is no comparison in terms of आप बता रहे थे कि वाकई में इंडिया से जो लोग आते थे हमारे पास घर में, मेहमान आते थे हमारे रिश्तेदार, आप लेट 2000 अर्ली 2000 वो कहते थे कराची बहुत बेहतर है, राइट? कराची तो था ही बेहतर इन टर्म्स ऑफ। लाहौर को देख लें, आई थिंक लाहौर इज अ सिटी, बट इन टर्म्स ऑफ सिविक यू नो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया इन लास्ट 10-15 ईयर्स, स्पेशली आफ्टर मोदी, मेरे ख्याल से 2012 13-14 के बाद जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इंडिया ने देखी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ह्यूज। दे आर मेकिंग 50-60 किलोमीटर्स रोड अ डे as compared to whatever in Pakistan मेरे ख्याल से बननी नहीं, टूट रही हैं। ट्रेन हो गई, तो we've converted into plus highly government regulated economy है। अभी भी पीआईए आप चला रहे हो, स्टील मिल आप चला रहे हो बंद करके, वहाँ इंडिया बेच दी। और मेरे ख्याल से अब जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला चक्कर है अनफॉर्चुनेटली। एंड टूरिज्म की भी बात की जाए, हम टूरिज्म की बात की जाए, राइट? आई हैव नेवर बीन टू नॉर्दर्न पाकिस्तान। बहुत लोग कहते हैं वन ऑफ द रीजंस देयर इज नो पब्लिक टॉयलेट्स इन दोस एरियाज रास्ते में, राइट? तो आप यार टॉयलेट तो बना नहीं पा रहे हो अपने एरियाज को, आप टूरिज्म प्रमोट करने की बातें कर रहे हो, राइट? Obviously political stability is important. हमने पूरी 90s लूज की है। आई थिंक अगर अच्छा या बुरा नवाज शरीफ रह जाता, आई हैव सो मच अगेंस्ट politically against him, but यार उसने एक मोटरवे खड़ी कर दी थी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। द होल आइडिया फॉर नवाज शरीफ वाज कि उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया मोटरवे में, अब इंडिया के साथ पीस होता। इंडिया की we'll always be a satellite state, let's be honest. हम इतने बड़े नहीं बन सकते। साउथ कोरिया ने, वियतनाम ने, अलाइन कंट्रीज ने, जापान और चाइना की वजह से ग्रोथ की। ऑल ऑफ द साउथ कोरियन
you know, investment came from Japan and other countries. उनके पास लेबर था, जापानीज ने इन्वेस्टमेंट की और डिफरेंट की, और उसने किया कि उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज वर इन ग्रोथ, और उन्होंने अपना ग्रोथ के फायदे वियतनाम को दे दिए, इंडोनेशिया को दे दिए, आपको साउथ कोरिया को दे. वी हैव टू biggest economies right next to us, China and India. ईरान वर्जिन टेरिटरी, चले आप ईरान को नहीं, हमारे साथ फेल्ड स्टेट अफगानिस्तान भी है, इट्स अ फेल्ड स्टेट, जो कि मेजर इश्यूज हैं हमने किए, बट मतलब हमने कोई फायदा नहीं उठा पाया इंडिया से, राइट. अगर हम सिर्फ एक इंडिया, एक ईरान इंडिया पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के ही जो था, और यहाँ से हम उन्हें अपने ट्रक का एक्सेस दे देते टू सेंट्रल एशिया, और नाउ अब हम सी पैक की बात कर रहे हैं, तो बैठे बैठाए 5-8-10 बिलियन डॉलर की दिहाड़ी है पाकिस्तान के लिए, राइट. बट अगेन मतलब इसकी सेंस कहाँ पे आएगी, हम जब भी ताल्लुकात सही होने जाते हैं तो कुछ गलत काम कर देते हैं वहां पे in terms of terrorism. I think unfortunately geopolitics again is linked to economy. What the Indian Foreign Minister Jaishankar did very recently, जो आप उसकी बात कर रहे हैं, he is linked economics with geopolitics in last 4-5 years. देखें तो, अगर आप देखें तो they had a G20 summit in India. G20 समिट की मैं बताऊं, उससे पहले 350 मीटिंग्स हुई थी उससे पहले इन एवरी अदर इंडियन सिटीज. तो अब G20 का आप सिर्फ ये नहीं देखें इम्पैक्ट इकोनॉमिक क्या होगा, जो G20 कंट्रीज में इंडियंस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी in terms of investment, visas and everything. This is to the highest GDP countries in the world. Now the Middle East, GCC countries, you know, हम इस मुल्क में बैठे हैं, UAE has strategic oil reserves in India. Right. Indian Reliance was in Aramco से बात खत्म हो गई, but Aramco is heavily investing in India. पाकिस्तान, I think पाकिस्तान में इकोनॉमी की जो बात होनी शुरू हुई है, वो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के 2017-18 के बाद से लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया इकोनॉमी, बिकॉज इट स्टार्टेड हर्टिंग, क्योंकि पैसे आना बंद हो रहे थे. हाँ. और अगर आप देखें, वरना पॉलिटिशियन कोई बात ही नहीं करता था इकोनॉमी की. इमरान खान आए, उन्होंने आखिर में जितना नुकसान पहुंचाया, यू नो, पाकिस्तान वाज ब्लीडिंग इन लास्ट इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल. मतलब हम पेट्रोल यूएई में महंगा था, यूएई में महंगा था, पाकिस्तान में सस्ता था पेट्रोल. आप इतनी सब्सिडी दे रहे हो, यानी 30-40 रुपए का इम्पैक्ट था. तो आप अपने मतलब वोट के चक्कर में आप ये करके चले गए. उसके बाद इसाक डार साहब आए, उन्होंने भी बीच में वही किया, जब तक मिफ्ता इस्माइल ने कुछ कवर अप की चीजों पे. बट पॉइंट इज के व्हाट मतलब हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कमीशन हमारा बना था, बहुत अच्छी बात थी अयूब खान के जमाने में, लेकिन वो आप देखें तो हमने बाय द वे स्पार्को 62 में स्टार्ट कर दी थी, राइट. बट पॉइंट इज, हम इंडिया ने कोई 6 साल बाद स्टार्ट की, और हमने बड़ा रॉकेट भी भेज दिया और चीजें भी कर दी, मगर लोग बताते नहीं है, इट वाज ऑल अमेरिकन्स who were doing it for us. It was not a people, you know, it may be a people कुछ ट्रेन थे, मगर हमारी प्रायोरिटी 62 में क्या स्पार्को खोलना हो सकती थी. इंडिया अब करते हुए अच्छा लगता है कि उनके पास एक्सेस फंड्स हैं, अभी भी उनपे काफी लेन देन होती है, बिकॉज इंडिया इन टर्म्स ऑफ India has a 60% population which is poverty or close to poverty. But जाहिर बात है वो लोग they have some hope. अब पाकिस्तान में population has become a problem. हमारी real GDP terms क्या होगी? 2%. उससे ज्यादा नहीं है भाई, जितना भी आप नंबर बता लो, 2%. हमारी population growth is 2.5%. The concept of 2 children are only in urban areas, वो भी because of economics, वो भी एक certain family class, upper middle class है. आप KPK में, बलूचिस्तान में 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे हैं. साउथ पंजाब में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हैं, सिंध में, राइट. तो वो है ही नहीं. इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ इंदिरा गांधी के टाइम से स्टार्ट हो गई थी.
बांग्लादेश में स्टार्ट हो गई थी। अनदर एस्पेक्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो वो भी लोएस्ट, हमारी घर की औरत तो निकलना वो है ही नहीं। लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट नंबर्स कम फ्रॉम पाकिस्तान। आप जितना नॉर्थ में जाते रहेंगे आफ्टर कराची, आपको खवातीन कम बाजारों में भी देखना कम हो जाएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से केपीके में चले जाएंगे, नजर ही नहीं आती, राइट? तो you know, if there are 50-55% of women in this country who are unemployed, most मतलब 95%, हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह से जितनी भी आपने बात की है, अब ये एक ब्लीक पिक्चर तो शो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं सबको बोलता हूँ कि ये सब कुछ होते हुए बहुत सारे लोग पाकिस्तान में थ्राइव भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं, मगर मैं एक एस्पेक्ट और भी बताऊं, उससे आपकी बात काट रहा हूँ। घर में दो खातून, हस्बैंड और वाइफ काम कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, एक इनकम तो आ रही है ना भाई, आप 50,000 और 30,000 अगर कमा रहे हैं, 80,000 रुपए आ रहे हैं, राइट? अब एक ही आदमी कमा रहे हैं 50,000, बिल्कुल, राइट? अच्छा, जो आप ये जो आप सेविंग रेट्स पे देखते हो इंडिया में, एक औरत या बांग्लादेश के भी आप सेविंग नंबर्स देखेंगे वो अच्छे हैं पाकिस्तान से। तो वहाँ पे वो तो बांग्लादेश में तो उन्होंने पूरी जो औरत को कहा जो स्किल्ड ही नहीं थी उसे टेक्सटाइल वर्कफोर्स में ले, एंड बिकेम अ बूम बिकॉज ऑफ चीप लेबर व्हाटएवर। वो घर से बाहर आके काम कर रही थी, वो पढ़ी लिखी औरत नहीं है, लेकिन उसे स्किल सेट दे दिया। हमारे यहाँ तो वो है ही नहीं। तो जो डिस्पोजेबल इनकम या सेविंग्स में जाएगी वो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव है, और इंश्योरेंस में उनकी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं और डिफरेंट हैं, तो वो उस पर काफी इम्पैक्ट है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि अगर अब बात करें ना, ब्लीक पिक्चर तो है, लेकिन मैं सबको इसी तरह से बोलता हूँ कि भाई, एक तो ये कि मैं खुद पॉलिटिक्स से बात नहीं करता हूँ, और ना मैं कहता हूँ कि लोग जो है ना, ठीक है पॉलिटिक्स से बात करें, लेकिन टाइम ज़ाया ना करें उसके ऊपर। जो लोग व्हाट्सएप पे लगे हुए होते हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं करता। तो अपना हालात आप खुद सही कर सकते हैं। I'll tell you about what's good in Pakistan, and you can have a different thing on what's good happening in Pakistan in next 5 years. One thing, we will Recodec. Recodec is huge. Jitni bhi we did the bad things with Recodec, Thatian Copper, good part is there is a company which is in Pakistan which is investing $5 billion, right? In that Pakistan. बट इसकी क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट आके ये ना बोले नहीं नहीं, अब उसे हो गई हैं सारी चीजें, उसके सारे चीजें हो गए, इट्स इन एन एडवांस स्टेज. Recodec, we have huge gold reservoirs plus copper. Copper is another precious commodity जिस पर हम बात करते हैं. हमें Recodec अगले 4 से 5 सालों में कोई $2.5-3 बिलियन इन कैश हमारा हिस्सा देना शुरू कर देगा. साल का. अच्छा, हमारे पास कॉपर है वहां पे. कॉपर इज, अगर आप देखें नेक्स्ट उसकी जो प्राइसिंग है वो ऊपर तक जा रही है. वजह लिथियम बेस्ड बैटरी, ईवीज की जो बैटरी बेस्ड है, उसमें एक कॉपर कंपोनेंट यूज होता है, इसे कॉपर फॉइल कहते हैं, राइट? मलेशिया हैज इन्वेस्टेड इन $700 मिलियन कंपनी फॉर दैट. हम क्या कर रहे हैं, और निकाल के चाइनीज को देंगे या उस कंपनी को देंगे, वो आगे बेचे. हमें चाहिए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री उसके साथ लगाना, इसके साथ ईवी फैक्ट्रीज. हम इंपोर्ट पॉलिसी लाए, इंपोर्ट टू री एक्सपोर्ट. हम जी इंपोर्ट करें ईवी की चीज, अपना वो लगाएं और वो करें, तो वी हैव अ ह्यूमंगस पोटेंशियल इन दैट टर्म्स. Good part is the recent government caretaker with whatever is happening political. I will not talk about political part. PIA को उन्होंने 51% कल कैबिनेट ने उसे ओके कर दिया, राइट? ये मैंने सुना था ना. और उसके बाद PIA would be privatized. लेकिन वो ओके किया है सिर्फ उसको, मतलब नहीं, उसके लिए लॉ ले आ गया. देयर बी 2 सेपरेट कंपनीज दैट उसमें जाएंगे, एंड यू नो पर्सन वुड टेक ओवर with the new उसमें स्टील मिल को अलग करके, जो स्टील मिल का जो अलाइंड वाला पार्ट है, we have a steel mill which is of 1970s technology, one of the worst technologies, Russian technologies. अब उसे हम कैसे चलाएंगे? क्या हो रहा था? स्वी गैस, आपको पता है स्वी गैस से बैड डेब्ट्स थे बिलियंस के. स्टील मिल कैसे चल रहा था? जो प्रॉफिट में वो आता था, स्टील मिल से स्टील नहीं बनाता था, स्वी गैस की गैस बना के बिजली बना के आगे दे देता था, राइट? स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है. अब उसके साथ जो 1200, 1400, 1500 एकड़ है, भाई कोई भी आता है वो कहता है कि भाई मुझे ये जमीन मुश्किल से मुझे 100 एकड़ चाहिए, मुझे 1100 एकड़ नहीं चाहिए ना. 1100 एकड़ इज प्राइम लैंड. अब हो क्या रहा है कि गुलशन हदीद वाला एरिया, तो गवर्नमेंट उसे इंडस्ट्रियल जोन बना के और स्टील मिल को दे देगी.
राइट? उसके सामने पोर्ट कासिम है, आए इन्वेस्ट करें, एक्सपोर्ट। और एक और चीज़ है कि जो लैंड का है ना, हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियल लैंड पे भी प्रॉब्लम्स आ गई थी ना। इंडस्ट्रियल लैंड के भी हमारे यहाँ जो भाई लोग थे वो लेके उसकी प्लॉटिंग करके बेच रहे थे। तो गवर्नमेंट लॉ ला रही है कि इंडस्ट्रियल जो जब आप लैंड खरीदेंगे आप बेच नहीं पाएंगे और उस पर बनाएंगे इंडस्ट्री, राइट? क्योंकि वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज हो रहा है इंडस्ट्रियल जोन। उसके बाद जो है गुड पार्ट इज कि री एम्फेसिस ऑन हमारी एक जो जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेहतर हुई है, टेररिज्म कम हुआ है। हमारी फौज जो है जिसमें हम बहुत तनकीद करते हैं, दे हैव लर्नड अ लेसन, राइट? एंड दे अंडरस्टैंड economic part of it, and we hopefully when the new government installed, अब तक तो यही सिचुएशन है, नवाज शरीफ आ रहे हैं, राइट, इफ आई मे से, तो वी विल बी अलाइनिंग आवरसेल्फ विद इंडिया। हो सकता है ये पॉडकास्ट इलेक्शंस के बाद नहीं, अपलोड हो या उससे पहले ही पहले ही हो जाएगी। अच्छा, पहले हो जाएगी। नहीं, बट पॉइंट इज के जो लग रहा है, इंडिया वुड बी, वी आर इन अलाइनमेंट विद इंडिया। A lot of people, your viewers, want to have a geopolitical aspect, but Pakistan is agreed जो कश्मीर पे जो भी मामलात टेररिज्म खत्म हुए, पाकिस्तान has de-escalated. So there is an understanding between India and Pakistan. Okay. I'm giving you the good parts of what's happening. Okay. The other part is this re-emphasis on जो पाकिस्तान में रेगुलेटर्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, राइट? पाकिस्तान में जो ये जो काला धन है, राइट, ये कम करने के लिए बहुत काम हो चुका है। लेकिन अगेन वी हैव अ 9 ट्रिलियन रुपी और 8 ट्रिलियन रुपी जो छपे हुए हैं, और उसमें से 3.5 ट्रिलियन बैंक्स और वाइट है। तो इट इज अ 5-6 ट्रिलियन रुपी के जो नोट छपे हुए हैं, दे आर इन फॉर्म्स ऑफ कैश बीन हैंडेड ओवर। अ रियल चैलेंज राइट नाउ इज टू somehow document ये जो रिटेलर टैक्स लगाने की बात हो रही है, एनीबडी हु गोस फॉर अ रिटेलर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत करेगा ना। यू नो वी हैव दिस नहारी वालाज एंड रेस्टोरेंट एंड कपड़े वाला। आप सोचें डॉक्टर, लॉयर और सोने की दुकान टैक्स ही नहीं दे रही है पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा कमाने वाले वो लोग हैं। क्या लेते हैं? सब कैश लेते हैं। Nobody takes a, तो this स्टेट बैंक ने रास्त निकाला बट डिडंट वर्क आउट एज वेल, बट तो फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सारी ब्लीक पिक्चर, उसके बाद आपने कहा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी बताई आपने कि क्या क्या चीजें सही चल रही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड के ऊपर, वो फिर मैंने उसको स्टडी किया था कि वो काम कैसे कर रहे हैं। उसमें उनकी बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर वो डाइवर्सिफाई कर रहे थे अपने आप को, जिसमें वो मल्टीपल जगहों पर जो ऑयल उनका था, ऑयल बेस वो खत्म कर देंगे नेक्स्ट, वो उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनाए थे उन्होंने। इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो मैंने देखा कि वो, अच्छा, ये वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाई थी, अब तो खैर पता नहीं, शायद व्यूज भी नहीं आते, लेकिन उसको मैं शायद सोच रहा हूँ रिक्रिएट करूँ, क्योंकि वो चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इकोनॉमी देखते हैं किसी कंट्री की, या जो इतना बड़ा फंड आप चला रहे हैं, उसको आप अपने घर पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अपने घर के ऊपर ट्रांसलेट करें कि आप डाइवर्सिफाई करें अपनी इनकम को, आप ट्रेस एंड ट्रैक का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करें। जैसे आप कह रहे हैं कि वो टैक्सेस नहीं देते, तो हम उसको अगर स्ट्रीमलाइन करें चीजों को, तो वो कम से कम डॉक्यूमेंट जब होना शुरू होंगी चीजें, तो आपको पता चल, आप ठीक है टैक्स ना करें शुरू में, सिर्फ डॉक्यूमेंट करें। जब डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि कहाँ पैसे आ रहे हैं। मेरे भाई एक चीज है, आप सुनिए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आज एक सो कॉल्ड चाय वाला पॉलिटिकल वर्कर था, लोअर मिडिल क्लास से आके वो बना। नेहरूज वर पार्ट ऑफ इट। चले मैं रूलिंग एलीट कह देता हूँ, बट यू नो इंडिया में देवेगौड़ा भी आया, डिफरेंट चीजें हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में मतलब निक्सन का जो बाप था वो क्या था, मेरे ख्याल से वाज अ वेरी पुअर मैन, आई थिंक शू सेलर और समथिंग लाइक दैट था। बट यू नो देखिए, ओबामा का वो जो था इमिग्रेंट था, बाप ड्रंक आदमी था। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एलीट है वो है एलीट से आई हुई। आपका कौन सा प्राइम मिनिस्टर मिडिल क्लास से आया हो या कोई चीज है? तो यू नो सब शुरू से ना आप नाम लेना शुरू करें, और यू नो खान लियाकत अली खान जिन्ना, दे केम फ्रॉम द एलीट, दे रोज राइज ड्राइव करने वाले थे भाई। भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो उसके जो दादा थे, यू नो, और इवन द मिलिट्री एलीट। जब तक आपकी मिडिल क्लास के लोग लीडरशिप पोजीशंस में नहीं आएंगे, एक्सपेक्ट नो चेंज। पाकिस्तान के 80-90% लोग, पाकिस्तान के 95% लोग पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। हमारे पास लोकल बॉडीज
इवॉल्व ही नहीं कर पाई हैं अभी, तो बातें बहुत करते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर कब चेंज होगा, जब मोहल्ले का कौन सा, मुशर्रफ ने थोड़ा सा बहुत किया, और उस जमाने में वी हैव सीन कराची ग्रो बिकॉज लोकल एम्पावरमेंट आई थी। आज हमने 18 अमेंडमेंट के साथ प्रोविंस को तो पावर दे दी, क्या प्रोविंस ने वो की? तो पॉलिटिक्स हैज एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इंडिया हैज ग्रोन because of middle class people or lower middle class people coming into power politics. उन्हें मसाइल पता थे कि बस क्या है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आई मेट अ ब्राजीलियन mayor. He told me that the uh, uh, prosperous cities are where the elite travels into public transport, yeah. not the other way around. तो हमारे यहाँ कराची सबसे बड़ा शहर है, क्या उसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? अभी तक नहीं है, राइट। इवन आपने लाहौर में ले आए वहां पे ले आए। अब साहिवाल का अच्छा, दूसरी प्रोविंशियलिज्म ने भी हमें मारा ना। आपका कराची एक हब था, एयरपोर्ट, वेयर काउंट कराची की अगर जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें, इट्स अमेजिंग। वैसे बाय द वे इंडिया का पहला एयरपोर्ट था कराची। अच्छा, इंडिया का यूनाइटेड इंडिया का पहला एयरपोर्ट था। अच्छा। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, आई थिंक कलकत्ता होगा दूसरा, या अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंस थी, अंग्रेजों ने बनाया था। मल्टीपल एयरलाइंस, ओवर 80 एयरलाइंस यूज्ड टू कम टू कराची अंटिल, पर पाकिस्तान ने, हमने ओपन स्काई पॉलिसी की, कराची को तबाह कर दिया। कराची में आपका पोर्ट है और आप टेक्सटाइल फैक्ट्री अयूब खान ने लगाई पंजाब में, फैसलाबाद में, विच हैड नो सेंस। हम कहते हैं भाई आप फ्री जोन डिक्लेयर करके वहीं लगा लेते हैं जहाँ कोल भी आ रहा है, गैस भी आ रहा है, एक्सपोर्ट वहीं से जानी है ना, ट्रेलर वहां से आता है आपका और चला जाता है। तो आपने वहां पे कंसंट्रेशन की, आपने कैपिटल हटा दिया कराची को, तो यू डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ प्रोविंशियलिज्म। Whereas इंडिया ने 1955 में एक एक्ट लाया जिसमें उसने कहा कि जी वी विल मेक मोर स्टेट्स। इंडिया ने तो स्टेट्स अपने बढ़ाते गए, और यहाँ तो एक प्रोविंस को हमने 2 यूनिट कर दिया था। और फिर उसके बाद तो हम यूनिट की तरह चला रहे थे। और जब हम प्रोविंशियलिज्म पे आए तो आपने देखा कि क्या हाल हुआ है अभी रिसेंटली। तो वी डोंट हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर इंटायर कंट्री। वी हैव अ बलूचिस्तान विच इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान। एक आम आदमी, आप कराची का, पंजाब का बलसान जाते हुए, उसके लिए नो गो जोन है भाई। सबसे बड़ा जुआ है कि नहीं है? आप डरोगे ना, हम डरेंगे तो हम फॉरेनर को कैसे आके बुलाएंगे अपने बड़े सबसे बड़े प्रोविंस में। एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया हैज प्रोवाइडेड सेफ्टी। वहाँ गन कल्चर उन्होंने खत्म किया है, कम किया, राइट। हाँ, मतलब पुलिसिंग मैं कुछ पॉडकास्ट देख रहा था तो उसपे भी वो बोल रहे थे कि यार ये चीज मुझे जरा समझाएं कि ये क्या होता है कि गन पॉइंट पे फोन छीन जाता है कराची में। मतलब वो इंडियन था और वो इंडियन को ये बात ही कैन नॉट फैथम कि ये कोई चीज हो सकती है कि गन पॉइंट पे फोन होते हैं, मतलब गन पॉइंट पे वहां पे चाकू वाकू पर। पाकिस्तान में अनरेगुलेटेड आर्म्स तो एक प्रॉब्लम है ना। आपका जो दर्रा है वहां पे तो वेपन इलीगल बनता है अंग्रेजों के वक्त से। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं और आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू मैंने भी काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, या लेट्स से एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या गूगल के, या किसी भी इस तरह की कंपनी के जो कि यूएस बेस है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत आराम से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको होगी, प्लस ये कि इसमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं, जो कि मैं मल्टीपल अपनी वीडियोस बनाता रहता हूं जिसके अंदर मैं जिक्र करता हूं कि किस तरह से मुझको डिविडेंड्स मिलते हैं और मैं उन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर देता हूं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आपको बराका के ऊपर अपना अकाउंट खोलना हो तो मेरे रेफरल लिंक को यूज करते हुए अप टू $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है। आई होप कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। गन पॉइंट पे इंडिया में, मतलब जाहिर बात इंडिया में भी फोन वोन छीनते हैं, मगर कराची में तो मतलब में अच्छा रीजन क्या है कि अवर 30-40% पॉपुलेशन विच इज नॉट फ्रॉम कराची, उसमें से कराची में तकरीबन कोई 5 to 6 मिलियन हुआ एलियंस हु डजंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। इसमें बंगाली और अफगानी है, बर्मीज हैं, तो वो भी क्राइम में इन्वॉल्व है। और आके आते हैं, एक्सेस टू वेपन है कराची में, किराए पे वेपन मिल जाता है। तो हमारे यहाँ आर्म्स की देखिए ना, इंडिया में आप सोच नहीं सकते कि 47 फौज। तो ऑल्दो हमने इस बड़े लाए कि वेपन नहीं दिखा सकते, बट क्रिएट्स अ बैड इम्पैक्ट। अब आप ऑप्टिक्स देखिए, न्यूजीलैंड की टीम के साथ आपके पास 150 अगर पुलिस की जीप चल रही है
and you're projecting your country is very safe. No, this is मतलब showing off guns itself is negative connotation और मतलब negative impact. आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी है। मैं जो हूँ जो और जिस कंट्री में हम रहते हैं यूएई में, इसको तो आप कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते। इसको तो आप अच्छे से अच्छे स्कैंडिनेवियन कंट्री से नहीं कंपेयर कर सकते इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ द किंग के साथ कोई गांव जब फिरते हैं यार बॉडीगार्ड, यहाँ पर तो वो पब्लिकली आपके सामने आ जाते हैं और यू कैन जस्ट शेक हैंड्स और कुछ भी कर सकते हैं आप। गाड़ी में बराबर आप बैठे हुए पता चला वो क्राउन प्रिंस जा रहे हैं या लेट से जो आपके रूलर है वो जा रहे हैं। इट इज़ वेरी कॉमन हियर। पाकिस्तान में सोच नहीं सकते। पाकिस्तान में क्या आप बड़े अच्छे-अच्छे मुल्कों में ये नहीं सोच सकते कि इस तरह से अच्छा पाकिस्तान में भी था जस्ट आफ्टर अफगान वॉर we distributed so many weapons and we created so many proxies which came to haunt us. तो वेपनाइजेशन और हेरोइन कल्चर तो अफगान वॉर के बाद पाकिस्तान में शुरू। पहले पाकिस्तान में भी चाकू डंडा निकलता था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। इट केम आफ्टर, जितनी बुराइयां हैं केम आफ्टर 70s। बिल्कुल सही है। अच्छा अब मैं ये इसी पॉइंट पे अगर बात करूं कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं जैसे मैंने पहले बोला था ना कि मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड के ऊपर और उसको ट्रांसलेट किया था पर्सनल लेवल के ऊपर किसी के भी जो भी काम कर रहा है। तो मैंने आपकी जितनी भी बातें थी उनको मैं अगर पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं कि हर पॉइंट का एक पॉइंट वो निकलता है जो पर्सनल एस्पेक्ट भी होता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ठीक करें, अपने घर को, अगर घर की बात करें तो घर को ठीक करें। घर के अंदर लेट से आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी जो 50% जो आवाम बैठी हुई है घर में, यानी कि खवातीन जो बैठी हुई हैं, उनको काम पे लगाएं। और काम पे लगाने का मतलब ये नहीं कि बाहर भेजें काम। आजकल तो खुल गई है पूरी दुनिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन के बाद आप कुछ भी करवा सकते हैं, किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो वो आपको एम्पावर करना पड़ेगा। उससे पहले पाकिस्तान में या बहुत सारे इंडिया में भी बैकवर्ड एरियाज में औरत को इंसान तो समझे, इंसानों के राइट तो दें ना। मेरा तो पॉइंट ये right, we are talking about a world where Wi-Fi is part of the 5 human rights part. आप पहले उसे इंसान तो समझें जो आपके साथ लाइफ पार्टनर है। एंड philosophically any woman who मतलब जैसे we call it a better half, take most of the major decisions in life, शादी, बच्चों को स्कूल, ये सारी चीजें एक औरत का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, और ये आपकी नस्ल इसी से चल रही होती है और उसी से अगर इम्पैक्ट आ रही हो, जो बच्चे हैं उन पे इम्पैक्ट भी घर की जो उनकी माँ है उसके थ्रू ही आ रहा होता है। तो उसको एम्पावर भी करना चाहिए और उसको अगर वो वर्कफोर्स में आ सकती है तो वेल एंड गुड, नहीं आ सकती तो एटलीस्ट उसको आपको खुद सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वजह से ही नहीं आ पाती। वरना तो वो अगर स्टैंड अलोन काम कर रही होती तो डेफिनेटली वो चली जाती। तो और जहाँ पे देखिए हम सिर्फ औरत की क्यों बात है, हमने 80 to 90% मिडिल क्लास के 5-6% अपर मिडिल क्लास 10% हो जाए, 15% हो जाए। हमने पाकिस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं वो आज प्लम्बर्स हैं बेचारे, वो आज कॉबलर्स हैं या साइकिल सही कर रहे हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, क्योंकि वो शायद जो आज जो HSN से पढ़ा हुआ है, चाहे वो अमीर बाप का नालायक बच्चा भी हो, वो एक टॉप पोजीशन में। तो हमने अपने 80% लोगों को पढ़ाया ही नहीं भाई, 80% लोगों को पढ़ाया ही नहीं जो टैलेंटेड लोग थे। टैलेंट ऑलवेज कम्स फ्रॉम लोअर क्लासेस, मिडिल क्लासेस। अमीर के बच्चे हो सकता है आउट मतलब 5% निकले। अमेरिका में आज मतलब क्या बिल गेट जो था, वो बिल गेट क्या बहुत अमीर बाप का बेटा था, या अमेजॉन वाला, या एलॉन मस्क, या कोई भी आप टेक स्टार्टअप ले लें जो अमीर है, दे केम फ्रॉम हार्ड अर्न फैमिलीज। हाँ थे, मतलब मिलियनियर होंगे अगर आप वो कहते हैं, दे ऑलवेज हैड दिस फंड्स एक्सेसिबल। बट अगेन हमने 80% पॉपुलेशन को मौका ही नहीं दिया, राइट। तो आप जब मौका देंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे, तो वुमेन को भी एम्पावर होंगी। आपके पास पूरा इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान पूरा, KPK में एजुकेशन अर्बन एरियाज तक बहुत अच्छी आई है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने KPK में भी और फिर दूसरी जगहों पे भी बिल्कुल आपने तो, आप सबर्ब्स चले जाएं। जावेद अख्तर ने बड़ा लाहौर में आके कहा था, मुझे यहाँ पे गुर्बत नहीं नजर आती, लेकिन वो जाएं तो बाहर ना। नहीं, लेकिन वो फिर वही बात है, वो तो मुंबई में या इंडियन सिटीज के अंदर आपको जो लोग मेन सिटीज के ऊपर कंसंट्रेशन नजर आती है, वो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। आज भी कराची में आप जाएंगे तो आपको शायद हार्डली कोई बंदा रोड पे लेटा हुआ नजर आए। तो ये चीजें आपको इंडिया में नजर नहीं। अब आपको कराची में बहुत सारे लोग रोड पे लेटे हुए और सैलानी
वेलफेयर और डिफरेंट जगहों पे खानों पे नजर आते हैं। पहले वो नहीं था मानना। और लाहौर में जहाँ पे वो रहते हैं, लाहौर में तो एक्सेस ही नहीं है, वो भीख मांगों को नहीं खड़ा होने देते, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट कल्चर है। जाए ना बाहर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान को असली देखना है तो जाए ना लिया, नईम यार खान के आउटस्कर्ट्स में, चोलिस्तान में, आउटस्कर्ट्स ऑफ लड़काना, बलूचिस्तान में खुशदार चले जाएं, पानी नहीं है राइट। आप वो दर्रा आदम खेल चले जाएं, नहीं अराउंड एरियाज में जाएं ना, नूरिस्तान जाएं, तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल, ये जो पॉइंट है, लेट्स से एम्पावरमेंट, और इसी से मैं लिंक करूंगा, हम बहुत 3G 4G की बात करें, पाकिस्तान में अब तो 5G लाइसेंस की भी बात, उसका कोई फायदा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फायदा नहीं है 5G का, जब तक 4G आप सही से नहीं कर रहे हैं। ये तो खैर एक अलग डिबेट में चले जाएंगे हम, लेकिन आई थिंक कि अभी पाकिस्तान में बहुत कुछ होना है बिफोर गोइंग इनटू 5G, क्योंकि हम लोग, मैं खैर टेलीकॉम इंजीनियर हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या मसला। 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा होता आपके पास, तो 5G आप लेकर भी आ 4G का नेटवर्क अर्बन एरियाज में नहीं आ रहा होता, तो फिर आप रूरल एरियाज को तो छोड़ें, तो आप उसको बेहतर कर लें रादर देन। अब जो कंपनी आ रही होगी वो इतना पैसे एक्सपेंसेस करके जो आएगी, तो वो अपने पैसे भी बनाएगी, वो किस तरह से। खैर एनीवेज, मैं कह रहा था कि ये तो वुमेन एम्पावरमेंट एक चीज हो गई। उसके बाद अगर आपने घर की बात करें, तो जैसे आपने एग्जांपल दी स्टील मिल की, जो कि आपका डेड एसेट है, जो कि चल रहा है। लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपने अपने ऐसी प्रॉपर्टीज या प्लॉट जो ऐसे पड़े हुए हैं और उनको पता है उसका किसी का कोई काम नहीं है, वो उसको ऐसे ही रखे हुए हैं, रादर देन सेलिंग देम एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वो अपने पुराने डेड एसेट्स को ऐसे ही रखे हुए होते हैं, जान से लगा के रखे होते हैं, वो नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं, सिर्फ एक उनकी वैल्यू होती है पेपर के ऊपर। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है, चले हम नाम नहीं लेते, लेकिन उनका नाम इमरान हुसैन है, एग्जाम्पल रख लें। वो रहते हैं शारा फैसल पे एक बंगले में, जिसकी कीमत है 80 करोड़ रुपए, और 80 करोड़ रुपए मेन, ठीक है। 5-7 भाई हैं, 10 भाई हैं, और वो कमाते हैं, एक भाई 1 लाख रुपए, एक भाई 50,000, 30,000। वो घर नहीं बेच रहे, बस वो घर नहीं बेच रहे, बस उसमें रहे। अब घर अपनी की लाइफस्टाइल सही नहीं कर रहे, टूट फूट चुका होगा घर, ना उसकी मेंटेनेंस होगी, बड़ा घर होगा लेकिन मेंटेनेंस नहीं उससे होगी। पैसे का क्या फायदा भाई। एसेट्स आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए आते हैं, बेचो, अपनी जिंदगी, कारोबार कर लो, बैंक में रख लो, चीजें कर लो। बिल्कुल। तो पर्सनल एसेट्स और पर्सनल सेविंग्स जो होती हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए होती हैं, और फोकस करते हैं कि आगे आपको बीमारियां आएंगी और चीजें। हम अब यू आर अ बिग पर्सनल फाइनेंस गाय, फॉर अ कितने पाकिस्तानी दोस्त मेरे होंगे, या कितने पाकिस्तान में होंगे जो 20 साल या 30 साल के उम्र में सोचते होंगे कि रिटायरमेंट में। एक और एस्पेक्ट भी मैं आपको बताऊं, सोशियोलॉजी चेंज हो गई है। 50, 60, 70s में गवर्नमेंट सेक्टर वाज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान, नाउ इट्स द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट तो मतलब आप खुला खाता था ना। हमारी अम्मा पीआईए में थी, पीआईए का अस्पताल, अब्बा कहीं और थे, तो गवर्नमेंट का अस्पताल। अब वो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए नहीं होगा, तो देयर वुड बी नो फ्री हेल्थ केयर फॉर मी और फॉर माय चिल्ड्रन। एक घर में कैंसर हो जाए, और I read a World Bank report. It said that healthcare is the biggest reason for poverty in Pakistan, not education. अगर वो हो जाए, बीमारी कोई बड़ी हो जाए, तो क्या होगा? आपके पास इंश्योरेंस आपने ली भी नहीं है, राइट? पब्लिक हेल्थ केयर इतनी अच्छी है। मेरे एक दोस्त है, उनका नाम है डॉक्टर झांझे मुगल, वो ओरल मैक्सोफेशियल सर्जन है कराची में। He's opened a charity hospital in North Nazibad. He tells me जो भी इनके पास वो ओरल कैंसर होता है, वो उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के वो नस्वार या गुटखा खाता है, तो पैसे ही नहीं होते, घर बिक जाते हैं भाई, घर बिक जाते हैं, और वो फिर भी पैसा कंप्लीट नहीं कर पाते। तो यू नो दैट, अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको इतनी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर आपको कहाँ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आखिर में पैसे चाहिए, कोई नहीं देखेगा आपको, जितने भी बच्चे हों, अगर बच्चों पे डिपेंड करने नहीं देखेंगे, रियलिटी ऑफ लाइफ बहुत कम की लाइफ अपनी 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 बिजी होंगे, और वो जितने सख्त हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो अपना देखेंगे। अब देखेंगे, इमोशनल सपोर्ट होगी, पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, राइट। उसके बाद क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ,
आपकी क्या 60 के बाद खत्म हो जाती है? 60 के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत लोग शुरू करते हैं, राइट? रिलैक्स होके। पहले क्या होता था कि आप गवर्नमेंट सर्विस या कहीं से रिटायर होते थे, आपको एक पैसा मिलता था, तो आप प्लॉट आपने खरीदा हुआ था, घर बना लेते थे। अब वो भी नहीं हो रहा, ना हो रहा कि सैलरीज इतनी डिस्प्रपोर्शनेट है कि वो घर भी नहीं बना पाएंगे, या अगर कहीं से अगर है भी तो इनहेरिटेंस आ रहा है तो वो क्या इतना कम होगा, 4 भाइयों में डिवाइड हो जाएगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड इन अर्ली 20s और अर्ली 30s। ये बताने का मकसद ये है, राइट? जिंदगी में पर्सनल फाइनेंस मेरे लिहाज से दुनिया में 4-5 बड़े वाकयात होते हैं। एक आपकी शादी होगी जहाँ पे आपको बहुत बड़ी स्पेंडिंग करनी है। लेट सपोज आज एक शादी में, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान में या इंडिया में, पाकिस्तान में तो तकरीबन 20 लाख 25 लाख रुपए की शादी है। तो मिनिमम आप बता रहे हैं कि हाँ, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए इतना आप खर्चा आ जाता है। 20 लाख लगा लें शादी का। उसके बाद आपके माँ बाप को अगर कोई ऊपर नीचे हो गया तो उनके लिए भी आपको चाहिए पैसे, बिल्कुल। राइट? उसके बाद अगर आपके आपके अपनी औलाद होगी तो मेटर्निटी कॉस्ट मैं देखता हूँ कि तकरीबन 1.5 पौने 2 2.5 लाख रुपए का सिजेरियन बच्चा हो रहा है, राइट? ये फिर बिल्कुल ही कोई मतलब नॉर्मल सा कोई नहीं 2.5 लाख में तो अच्छा हो जाएगा, बट सिजेरियन कराची में 40,000 50,000 में मतलब भी हो रहे हैं। अच्छा। और नॉर्मल डिलीवरी भी मतलब डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल इतने आपके लग जाते हैं भाई। अपना 2-2.5 लाख रुपए दावतों में भी और चीज़ों में भी आप वो भी लगा लो। फिर उसके बाद आपकी औलाद के बाद फिर आपकी मतलब आगे आगे उसकी एजुकेशन है या उसके बच्चे की हायर एजुकेशन है। तो ये कोई 4-5 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, एंड एनी ह्यूमन बीइंग, बी इट इन अमेरिका, when he's born he get married, then you get children, then you have to take care of higher education. Americans या उनकी western societies में तो इतना माँ बाप के लिए या हमारे यहाँ तो ताया मामू चाचा उनके लिए भी करना पड़ता है, राइट? वो भी करना आ जाए। तो वी आर स्टक इन दैट लेबिरिंथ जैसे कहते हैं। और फिर हम किस तरह से अपने आप को निकलेंगे उस लेबिरिंथ से? बाय प्लानिंग, बाय एजुकेशन। एक गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए राय निजात जिसके पास फाइनेंस नहीं है, वो हायर एजुकेशन है, उसी से निकल पाता है। अच्छी नौकरी लेना या अच्छी कोई भी चीज, जिसके पास फाइनेंस का एक्सेस भी नहीं है पाकिस्तानी के पास। इंडिया में एक कुछ तो है कि यार आपको बैंक सपोर्ट कर देता है, तो फिल्म के लिए भी बैंक आपको पैसा दे देता है, ऑल्दो डिफरेंट प्रोसेसेस। बट नहीं, इंडिया में तो मैंने अब जब लोग बाहर जाते हैं तो मैं ये भी देखता हूँ कि इंडिया में तो बहुत इजीली आपको एजुकेशन लोन दे देते हैं। एजुकेशन लोन मिलता है। मैंने पाकिस्तान में तो किसी को नहीं देखा कि कोई एजुकेशन लोन लेता हो। कितने लोगों ने मैंने नहीं देखा आज तक किसी को कि कोई पाकिस्तान में एजुकेशन लोन के नाम से किसी ने पर्सनल लोन ले लिया हो। एक तो पर्सनल लोन लेना, आई डोंट फील कि कोई एक सेंस बनाता है पर्सनल लोन लेना, जब 25% के ऊपर लोन मिल रहा हो, 30% पे लोन मिल रहा हो आजकल, या चले 20% पे भी मिल रहा हो, तो वो इट डजंट मेक सेंस कि आप पर्सनल लोन लें। हमने जैसे बात की कि आपने जैसा भी बात की कि आपको प्लान करना पड़ता है, प्लान के अलावा आपको वैल्यू एडिशन पे भी जाना चाहिए। जैसे इकोनॉमी के अंदर हम बात करते हैं कि आप एक आपने कॉपर निकला आपके पास या गोल्ड निकला, आपने डायरेक्ट उसको बेच दिया, आपने उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की। इसी तरह से अगर आपने सिर्फ एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं और उसी में अपने खुश हैं और सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो फिर आपको पता चलेगा। यार मेरे पास तो जॉब जो कर रहे हैं ना ऑफिस में पाकिस्तान में, जिनकी 50,000 60,000 रुपए तक है, मैं उन्हें इनकरेज अपने एम्प्लॉय को करता हूँ कि भाई वीकेंड भी तुम्हारे पास होता है, डिफरेंट स्किल सीखो, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कुछ ना कुछ। यार अगर आप बिरयानी भी लगा लो कराची में, राइट, तो हमारे मसला है कि लोकल हमेशा नहीं लगाएगा। एक साइकी है, न्यूयॉर्कर खुद काम नहीं करेगा, इमिग्रेंट काम करेगा। इमिग्रेंट हैज अ मोर वेरी नाइस एग्जांपल, राइट? तो मसला ये है कि अगर आप बिरयानी भी कराची में लगा लो तो दिन के 5,000 रुपए कमा के जाओगे, राइट? तो अब कुछ नहीं, अगर आप छुट्टी के साथ लाख रुपए कमा ही रहोगे। मसला ये कि हम सब बड़े बिजनेसेस में जाते हैं और ऑलवेज से स्टार्ट कुछ करो, स्टार्ट, नुकसान होगा यार, प्रिपेयर रहो, सीखोगे। हाँ, आई ट्रेडेड, मैंने गाय भी ट्रेड की है कंज्यूमर साइकिल। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ how that thing works. I have a farmhouse, that we ran a restaurant. I wouldn't recommend running a restaurant क्योंकि 10 out of 9 restaurants मेरे ख्याल से वो बस्ट हो जाते हैं। बल्कि हमने ये इंग्लिश पॉडकास्ट में बात भी की थी कि रेस्टोरेंट आप ना खोलें। हमने बाय द वे इंग्लिश पॉडकास्ट की थी, उसके अंदर कोई तकरीबन कोई कितना $50,000 से लेकर $1 million तक का हमने
जो इन्वेस्टमेंट्स दुबई में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, डिस्कस की कि किस में हाँ, उसमें किसमें क्या कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो उसमें आपने कहा था कि रेस्टोरेंट नहीं खोलो, तो वो तो खैर हमने जो जो लोग देख रहे हैं वो जाके वो पॉडकास्ट देख यार सकते हैं। दुबई में अगर आपको बिजनेस करना है तो उसमें कहा था इन्होंने कि दुबई में रेस्टोरेंट ना कवर खोलें। कर लें क्या थोड़ा सा इसमें भी? चले नहीं, अच्छा मैं इसको जरा इसको एंड करता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट वो होनी चाहिए। स्टील मिल की हमने एग्जांपल दी कि वो डेड एसेट है, उसको आपको लाजमी उसको प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास कोई एसेट है, वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा काम करें, कोई फ्रीलांस काम करें, कोई अपने घर के अंदर बच्चों को काम करवाएं। एक और चीज ये कि यार वाइडर सबसे पॉपुलेशन को ऐड मुझे करवाएं। सबसे ज्यादा होता है मेरा, आप बाहर जाए अमेरिकन वो समर्स में अपने बच्चों को कहते हैं लेमिनेट बेचो। अब वो लेमिनेट बेचने से पैसा कमाना नहीं, मेरे ख्याल से हर बच्चे को सेल्स की स्किल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। है ना। हमारे कितने अच्छे मेमन दोस्त हैं, वो बच्चे को फैक्ट्री में फिट करते हैं अपने, बिल्कुल। वो नीचे से ला के पूरी उसकी ट्रेजेक्टरी बताते हैं कि वो जब वो कुर्सी पे बैठता है सेठ की, तो उसे पता होता है चोरी क्या हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक और इसमें बड़े मजे की बात बताऊं। वो मैं किसी पॉडकास्ट पे सुन रहा था, किसी एक मेमन ही कोई बंदा था, वो कह रहा था कि अगर बच्चे तंग करते हैं ना हमको, जैसे लेट से मेरा बच्चा है और मैं मेमन हूँ और मुझे अपने ही काम पे अपने बच्चे को लगाना है, तो शायद वो काम उस तरह से ना करे, तो वो लोग स्वैप कर लेते हैं बच्चों को। वो एक और बिजनेस में भेजते हैं, जो अपना अपना ये किसी दोस्त का होगा तो किसी और बिजनेस में भेजेगा और उसको किसी और ऑफिस में काम एक बड़ा करवाएगा। अच्छा जोक है फॉर योर व्यूअर्स है कि मेमन दोस्त ने अपने बेटे को छत पे चढ़ाया, कहने लगा कि कूदो मैं खड़ा हूँ नीचे। तो वो बच्चा कूद गया, हाँ। बाप ने नहीं उठाया, उसका पैर टूट गया। कहने लगे कि बिजनेस कभी बाप की भी बात पे भरोसा ना करना। यू नो, दैट इज द फर्स्ट लेसन इन इन थिंग। तो हमेशा एक और वजह जो मैं हमेशा देखता हूँ, जो हमें टॉपिक कवर करना चाहिए, जो एक्सपैट्स मिडल ईस्ट से पाकिस्तान वापस आते हैं, हम्म। एंड आई हैव हर्ड सो मेनी बैड स्टोरीज ऑफ व्हाट दे गो थ्रू। बिकॉज एक तो ये देखता हूँ कि मिडल ईस्ट में जो जीसीसी में जो लोग होते हैं, उन्होंने 4 जॉब्स नहीं चेंज की होती या 6 जॉब्स नहीं, वो एक ही कंपनी में 25 साल 30 साल लगा के, अच्छा वो एक एक्स अमाउंट का पैसा पाकिस्तान लाते हैं, हम्म। 50 to 70% लोगों के साथ धोखा होता है बिल्कुल। या 80 होता है, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका एक और उनका रिश्तेदारी कोई धोखा देता है। बिल्कुल। तो उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि भाई अगर वो जो तुम पैसा लाए थे, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, जहां पे हमारी बात हो रही थी, या रियल स्टेट। हम्म। आप कारोबार ना करो। कारोबार में हमेशा कहता हूं, आई हैव लर्न दिस लेसन द हार्ड वे, नुकसान करके। कारोबार करना है, बिजनेस करना है, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, उस जगह पे 3 महीने 6 महीने 8 महीने काम साल करो। जॉब पे काम करो, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। सीखो, फ्री खड़े हो जाओ, है ना। सीखो क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस आएगा ना उससे, आप वो फिर दूसरों की वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ऐसी है, ऐसी तो है। व्हाट वी सी, जो एक्सपेक्ट्स आते हैं, वो मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो बेचारे सऊदी अरेबिया में काम करके 1-1.5 करोड़ रुपए लाते हैं, वो पानी की फैक्ट्री लगा देते हैं, हाँ या हाँ सबसे हाँ सस्ती चीजें आपने हाँ। सुना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप, और बिल्कुल और, सही कह रहे और हैं। ये एक मेजर इशू है बिल्कुल सही हमारे कह रहे यहाँ। हैं। बिल्कुल, आपको उस काम में पढ़ना ही नहीं चाहिए जो आपको नहीं समझ में आया। पहले काम करें, उस पे एक्सपीरियंस लें और उसके बाद आप उस पे। और क्योंकि यार वो 30 years 25 years एक ही जॉब की होती है, उनका रूटीन भी ये होता है, वो बेवकूफ बहुत जल्दी बन जाते हैं, उन्हें ख्वाब बहुत दिखाए जाते हैं। अब तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप लेके आए हो, अपने बच्चों को बढ़ाओ 30 साल बाद। अच्छा 30 साल बाद आपको जरूरत क्यों पड़ रही है बिजनेस में करने की? आपने 30 साल कभी प्लानिंग नहीं की हम्म। लाइफ में, हम्म। प्लॉट ले लिया होगा, घर बना लिया होगा, एक गाड़ी ले ली होगी, बच्चे को पढ़ा दिया होगा। वो बहुत कम लोग होते हैं जो केएफसी का कॉलोनल सब जो था वो बन जाएगा, वरना तो कितने लोग होंगे जो मतलब 50s के बाद 60s के बाद जो बिजनेस भाई स्टार्ट अगर आप करेंगे। 25-30 साल के थे, तो आपने कोई ना कोई, मतलब आप अलाइंड, आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए था कि आपको एक बार मुल्क आना है हम्म। जीसीसी कंट्री में। तो आपने क्या इन्वेस्टमेंट की? हम्म। बच्चों का जो भी 1000-2000 रियाल जो भी बचते थे, अगर वो डालते तो आज स्टॉक्स में कहाँ चले जाते, वो आपने किया नहीं। हम्म। दूसरा, आपने चलो आपने अलाइन प्रॉपर्टी दुबई में ही खरीद लेते, हम्म। राइट, आपने वो नहीं बनाई। या आप कनाडा या अमेरिका चले जाते, अगर आपको पता है आना ही था, तो यार मतलब कुछ प्लानिंग करके आते। तो चाचा भतीजे साले मामू इनसे जो बेवकूफ बनना है, मुझे आई एम सो, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है देख के। बिल्कुल। एंड बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं लोग, बहुत ही, मतलब हम, मैं अच्छा कुछ चीजों में बात कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार ये मैं बात क्यों कर रहा क्यों, हूँ, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को रेजोनेशन होती है उसके अंदर। वो मुझसे कहते हैं यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, आपने इस तरह बनाना चाहिए और बनानी चाहिए। मैंने कहा यार ये तो बहुत कॉमन चीज है। अब एक पॉडकास्ट में देख रहा था, मानी की पॉडकास्ट देख रहा था, आपने भी देखी होगी, हाँ हमारे दोस्त। हाँ हाँ। उसमें कोई रियल स्टेट वाले आए, वो भी यूट्यूबर थे, कह रहे कि यार एक वो जो प्रॉपर्टी जिसने नया नाजमाबाद में ये जो उस वक्त थी, ली थी, उस वक्त उस ली वक्त थी। ली थी, कितने की ली थी, कोई
कोई उसमें शायद कोई वैल्यू बताई थी, 55 हाँ ऐसी कुछ बताया था। हाँ अब वो 4 करोड़ की हो गई है। 4 करोड़ रुपए की हो गई इन 10-15 ईयर्स, 15 ईयर्स में 4 करोड़ रुपए की। तो भाई मतलब आप क्या सोचते हैं वली भाई, 55 लाख रुपए 15 साल में? 15 साल में अगर आप उस पे तो जरा बैठे एक्सेल के ऊपर तो पता चल जाएगा कि आपको रुपी टर्म के थोड़ा अंदर। सा रुपी टर्म में अगर कंपाउंडिंग के साथ भी हो और आपका इंटरेस्ट रेट अगर वो बैंक में ही रखता, आई एम जस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर, डॉलर तो डॉलर छोड़ दें, रुपी टर्म के अंदर ही बात कर लें। रुपी टर्म के हाँ अंदर रुपी, करें, चलें कैलकुलेशन, मैं जरा राइट? बल्कि मैं कर करूंगा, मैं कर नहीं, लेता हूँ। अच्छा सवाल है। तो अगर आप 55 लाख रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने पता नहीं 20 साल बोला था 15 साल बोला था, 14% के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, जो कि अगर आप स्टॉक्स में लगाएंगे पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा मिल सकता है। 40% तक गया था एग्जाम हाँ, में। हाँ। मतलब आप उसको एवरेज आउट कर दें तो 14% 15% कर लें तो आपके आराम से 4 करोड़ रुपए तो वैसे ही बन जाएंगे। तो आप प्रॉपर्टी और स्टॉक्स या फिक्स इनकम के अंदर आपको पता है कि पैसे मिल जाएंगे 15 साल के अंदर, तो बहुत बड़ा एक टाइम है। लेकिन प्रॉपर्टी का मेरा एक प्लॉट था, मैंने जमाना जाहिलियत में लिया था अपना, 2008 के अंदर एक प्लॉट मैंने, सॉरी 2005 में लिया था, अब तक नहीं मिला है मुझको। आज उस वक्त मैंने उसके 2005 में बुक कराया था, 2008 तक मैंने उसको पे ऑफ किया था, 9 में पे ऑफ किया था और 9 लाख रुपए मुझे लगे थे उस वक्त से लेकर अब तक। और अब ये समझे कि 2023-4 आ गए और अभी वो तक 4 करोड़ रुपए जो है इन डॉलर टर्म्स 15 डॉलर को तो छोड़ ही दें। नहीं, डॉलर मतलब क्या, हमारे पास 15 साल पहले डॉलर था कोई 60, 60 रुपए का, 60 रुपए का। राइट? तो 15 अगर आप 15 को 55 लाख रुपए को, राइट, मतलब $91,000 ये बन गया। और अभी मैं इसे आज के भी रेट से कर लूं तो ये 2 करोड़ 61 तो वैसे ही हो गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। डॉलर में आप छोड़ देते या गोल्ड में छोड़ देते, गोल्ड में छोड़ गोल्ड में छोड़ देते तब भी था। तो ये बातें करने को बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं, जो कि नंबर्स में आप जाते ही नहीं है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, XIRR का एक फॉर्मूला है बड़ा अच्छा एक्सेल के ऊपर। अब फर्ज करें आपने एक प्लॉट बुक करा या लेट्स से आपने फ्लैट बुक कराया, आपने, मैंने अपनी एग्जांपल दी उसके अंदर 2007 में 6 में मैंने एक फ्लैट बुक कराया, 2019 तक मैंने उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स पे पैसे देता रहा मैं उसको। और उसके बाद 19 में मुझको वो हैंडओवर हुआ, 19 में हैंडओवर होने के बाद मैंने उसको रेंट पे दिया, रेंट पे देने के बाद मैंने उसके कुछ मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस वो बियर किए और थोड़े बहुत टैक्सेस थे वो पे किए, और फिर मुझको रेंट मिल रहा था अब तक। अब अगर मैं उसको बोलना चाहूँ, मैं ये बोल सकता हूँ आराम से कि यार 40 लाख का मैंने बुक कराया था, 40 लाख तक के पैसे दिए थे और इस वक्त मैं 1 करोड़ 20 लाख का बेच सकता हूँ। ठीक है, बहुत आराम से मैंने उसको 3 टाइम्स कर दिया, मैंने उसको 3 टाइम्स कर दिया, हाँ 3 टाइम्स कर दिया मैंने। लेकिन जब मैं उसको एक्सेल पे उस XIRR के फॉर्मूले पे लगाता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है एक्चुअल में उसने मुझको 12% रिटर्न दिया एनुअल बेसिस के ऊपर। मुझे उसने ज्यादा रिटर्न, हालांकि मुझे अब रेंटल भी मिल रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, उसकी प्राइस 40 से 12 लाख भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी हो गई है, लेकिन जो एक्चुअल मुझको CAGR मिला है उसका वो 12% का मिला है। हालांकि मुझे रेंटल मिल रहा है, उसको सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है मैंने। तो इसलिए तो पाकिस्तान एवरेज पाकिस्तानी doesn't know what CAGR CGR is or a compounding is or anything। और यार उसे तो ये देखना है कि भाई मैंने तो 15,000 55 लाख रुपए एक जगह पे लगाया था और और 4.5 करोड़ रुपए छक्का किसी का लगा होगा। ये तो मतलब मैक्सिमम रियल स्टेट के आज जाके वो 4.5 करोड़ का होगा। लेकिन वही बात है ना, उसमें नया नाज़िमाबाद की अगर बात करें तो उसमें एक टाइम आया था कि जब वो डूबा था तो सब कुछ नीचे चला गया था, बहुत सारे लोगों ने बेच दिया था उस टाइम पर, वो रखा थोड़ी था, बहुत सारे लोगों ने कहा था यार ये तो जगह बेकार है। लेट्स टॉक अबाउट रियल स्टेट इन पाकिस्तान। अब हमारे एक दोस्त है, उन्हें फैक्ट्री स्टार्ट करनी थी। भाई साहब मसला है इंजेक्शन की फैक्ट्री है और यू नो द प्लॉट वाज मोर एक्सपेंसिव देन मशीनरी। Yes, That's the other way around in any other country। तो पाकिस्तान में रियल स्टेट हैज बिकम एन एसेट और जो कि इतना ओवर यूटिलाइज हो चुका है, इट्स बिकम, और ये बबल इकोनॉमी है एज यू नो कि आप बुक्स में कह दो मेरा घर जो है 22 करोड़ रुपए का है, मेरे ख्याल से जो उसकी कीमत लग रही है वो है ना, टाइम पर लग सकता है। आप 30% डिस्काउंट तो लगा ले वैसी इकोनॉमी का। डॉलर टर्म्स में क्या पाकिस्तान में अब कोई ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेगा? कितना बेवकूफ होगा डॉलर टर्म्स में, क्योंकि इतना नुकसान हो चुके हैं। रियल स्टेट बूम इसलिए आया था कि आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उसने घर चाहिए था, अब तो भाग रहे हैं। और दूसरी बात, क्या वो अब वापस इन्वेस्ट करेंगे? और जिन्होंने किया हुआ है वो अभी अच्छे से वेट कर रहे हैं डॉलर नीचे आने का, वो बेचेंगे और वो पैसा रिपैट्रिएट करेंगे। तो रियल स्टेट वुड ऑलवेज लूज इन लॉन्ग टर्म। हाँ सेफ है, मैंने आपसे क्या कहा कि पैसा बचाने के उस पे हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट बहरिया टाउन। 40%
50%, 60%। विला जो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी जितने का इस वक्त वो वो प्रॉपर्टी मिल मिल रहा रही है। है। हाँ, बिल्कुल। अगेन एसेट क्लास है क्या भाई? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एनीथिंग विच कुड बी मॉर्गेज, जिसपे बैंक कर्जा दे दे, वो एसेट है। क्या बहरिया टाउन की फाइल मेरे लिए एसेट है, या कोई घर भी एसेट है? नो, क्योंकि कोई बैंक उसे उस पे कर्जा नहीं देगा। क्या मेरे लिए गाड़ी है? यस, क्योंकि एक फिजिकल शेप में हो सकता है, उसे वो एज अ सिक्योर लोन ले ले। वो ले ले। या डीएचए की फाइल है, या डीएचए का घर है जिसपे लीज्ड वो है। तो इट डिपेंड्स। क्या तो एसेट क्लास टू मी इज ऑलवेज एज अ डेफिनेशन, एनीथिंग इट कुड बी मॉर्गेज इज अ एसेट क्लास। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो अगर आपकी स्टेट उस चीज को मान ही नहीं, अब जैसे बिटकॉइन की बात करते हैं ना लोग के, वो इतना ऊपर अभी दोबारा उसका ईटीएफ आ गया। मैं ये कहता हूँ ईटीएफ तो आ गया उसका, उसको ब्लैक रॉक ने लिस्ट भी करवा दिया है, लेकिन उसका अभी तक मुझको एआई आया था पिछले वैसे तो एआई पता नहीं कब से, लेकिन कमर्शियली जब से चैट जीपीटी आया, ये सब कुछ आया, उसके बाद से हमने एक एक्सपोनेंशियल उसमें ग्रोथ देखी है। चीजें नजर आ रही हैं कि मैं खुद एआई यूज कर रहा हूँ। मैंने आज तक क्रिप्टो करेंसी यूज नहीं की, और अगर मैं यूज करूंगा भी ना तो मुझे गवर्नमेंट रोक लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं यूज करूं। अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने पकड़े बहुत सारे लोग इसी चक्कर में, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। और सबसे ज्यादा तो मुझे बिगेस्ट स्कैम वाज एनएफटीज। मतलब एनएफटी, एक आपने तस्वीर बनाई, मंकी जेपीजी। एंड आप उसकी कोई भी लगा लो, वाज इट यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और व्हाट इज वो, मतलब वो मतलब ये चीज मुझे उस वक्त इसलिए समझ नहीं आती कि अभी तक कोई गवर्नमेंट इस पे नहीं एग्री करेगी कि हमारे सिस्टम से बाहर रहकर आप पेमेंट्स स्टार्ट करें। पेमेंट्स अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड पेमेंट्स डिले होने का मतलब ये नहीं है कि स्विफ्ट का सिस्टम खराब है। बॉस वो एक रूल बना ले इन्वेस्टमेंट का, हमेशा जो अपने लोगों को बताया करें, एनीथिंग वुड बी मॉर्गेज इज इन्वेस्टमेंट वर्दी, बिल्कुल बिल्कुल ना सेफ। बिल्कुल जैसे सही। आप कह दें, हाँ, आप ताज कंपनी जैसी कंपनी आएगी या डबल शाह जैसी कंपनी आएगी, वो फिर क्या होता है हाँ उनके साथ, हाँ राइट? हाँ। तो दिस इज द ओल्डेस्ट, वो जो पॉन्जी स्कीम है वो आप बनती है। आजकल बड़ा रेफरल मार्केटिंग की बात हो रही है कि एक आदमी को 50,000 बनाया है और फिर वो उससे 50,000 बनाया है। एमएलएम, हाँ, that मल्टी kind लेवल of मार्केटिंग। multi-level marketing. This is a whole Ponzi scheme which is happening. Was started by Sahara in India. और अपना क्या हुआ? I think वो Sahara guy just died recently. But it's happening in Pakistan. Dynamics तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से अगर अपना अगर हाउस होल्ड को बचाना है तो इस स्कैम से बचना चाहिए। यहाँ पर कितने स्कैम्स हो रहे होते हैं। कॉल अभी भी मेरे पास कॉल आई थी कि जो है ना वो आपका एक इनाम निकला है। कभी कोई थ्रेटनिंग कॉल आ जाती है, और सारे पीछे अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो बाय द एक्सेंट आई कैन सी के वो पाकिस्तानी होते हैं। इंडिया पाकिस्तान दोनों, इंडिया से भी होते हैं और पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है। यहाँ पे अभी आई वेंट टू एमिरेट्स पोस्ट ऑफिस। हाँ, वो एसएमएस आता है, ईमेल आती है। वहां से उसका वो प्रॉपर, उसके बेचारा एक हमारे पठान भाई खड़े थे, गरीब आदमी थे, वो तो डाल रहे थे, तो उसने मना किया कि भाई ये नहीं डालो। राइट, तो वो बच गया। तो मतलब दैट इज हैपनिंग बिल्कुल अगेन। मतलब हम कमिंग बैक टू पर्सनल फाइनेंसेस, और हमेशा हम तो बिजनेस कहते हैं कि भाई बिजनेस खड़ा करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप कुछ काम करें। ये जो नेटफ्लिक्स पे मूवीज उड़ाना या चीजों की बजाय कुछ करें। किताब भी पढ़ें, राइट, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। स्टॉक्स अगेन, मैं पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टॉक मार्केट बूम? कहते हैं कि $250-300 $700 तक आए हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में पाकिस्तान। असल में देखिए मसला ये था कि पाकिस्तान की मार्केट, अगर वो पी वैल्यूज देखें ना उनकी, तो प्राइस टू अर्निंग इस वक्त काफी नीचे थी। मतलब चीप तो थी पाकिस्तानी मार्केट, उसकी वजह से एक टाइम पर उसको एडजस्ट करना था। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आज स्टॉक मार्केट नीचे है, हो सकता है 4 साल तक रहे नीचे, हो सकता है 7 साल तक रहे, लेकिन अगर आप बट आई पर्सनली थिंक बड़ा अंडर वैल्यूड है कंपनी। अभी भी बिल्कुल अभी भी ऐसी है, ऐसी है भाई देखिए, मैंने किसी स्टॉक ब्रोकर से पाकिस्तान में पूछा, उनका नाम है जफर मोती, मैं नाम ले लेता हूँ थोड़ा सा इजी रहता है। जफर भाई इज अ गुड फ्रेंड, घर के आदमी है, मगर स्टॉक ब्रोकर होता है। थैंक यू, सॉरी जफर भाई। बट बात उनकी सही थी। उन्होंने कहा यार क्यों नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान में एक ही एंग्रो है, एक ही यूनिलीवर है, एक ही नेस्ले है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूध ज्यादा बिकेगा, घी ज्यादा बिकेगा, पानी मिनरल वाटर बढ़ेगा, राइट? तो वो कंपनीज तो प्रॉफिट में आएंगी, राइट? तो हाँ, अब पाकिस्तान में जो मतलब जो पंप एंड डंप वाला चक्कर है,
वो हाँ, बहुत ज्यादा है, उसको अनरेगुलेटेड, बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। बट आई थिंक स्टॉक मार्केट ब्रोकर तो हमेशा कहेगा हाँ जी आज का ये स्टेक है, ये बेच दो, हाँ, तो बेच दो। ये गलत है, ये मतलब गलत वो है। क्योंकि ब्रोकर का कमीशन ही बनता है उससे कि वो आप ज्यादा बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करें, करो। बिल्कुल ट्रेडिंग करें। वो आपको नहीं करना चाहिए। वो ये चीजें जब भी समझ में आएंगी जब आप उसके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटर आज से करेंगे। अगर 10 लाख अभी रैली हुई है स्टॉक मार्केट में, 10 लाख रुपए किसी ने सितंबर में लगाए होते। तो डिपेंड करता है कौन से स्टॉक पे लगाए थे, लेकिन बहुत आराम से डबल तो हो चुके होते हैं, बहुत आराम से। और अगर आपने सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर ही डाल दिया होता पाकिस्तान के अंदर, तो एटलीस्ट कोई 40-50% तो आपको मिल चुका होता प्रॉफिट। ये तो बगैर रिस्क फ्री आपको मिल चुका होता। और अगर किसी सही स्टॉक में लगाए हुए होते तो डबल से भी ज्यादा लोगों ने 3 टाइम्स भी पैसे बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स भी वही मैं कह रहा हूँ, इंडेक्स ग्रोथ फंड जैसे। अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग, हाँ। अमेजिंग। लेकिन वही बात है, ये 7 साल के अंदर हमने देखा है कि बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, अब जाके बढ़ी है। मैं फिर वही बोलता हूँ कि आपकी एलोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत रखें And हर। always in, don't put all your eggs in one एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली। बास्केट, मतलब इट हैज, अगर आपको इवन, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 20-20 हजार रुपए के 5 हाँ, स्टॉक्स ले, ना कि एक बैट स्टॉक ले लिया 1 लाख रुपए का, या तो एक गुड भी ले डाइवर्स। लिया तो आपको नहीं पता ना कि गुड का क्या क्राइटेरिया। वो ऐसे आप कुछ भी कर लें, नहीं समझ में आता कि आप कौन सा तो स्टॉक। आपको रिस्क को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वो कहते हैं ना, टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज इम्पोर्टेंट। तो हर वक्त और एक यार, मैं एक और पाकिस्तान, हम लोग बात ही कर रहे थे अबाउट सोशल हैबिट्स एंड एवरीथिंग, यू नो वो कौन सी बुक है इसमें हम लोग कहते हैं, यू नो मनी, सोशल साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसमें कहते हैं यार आपने फरारी खरीद ली तो लोग जो है वो वो आपको नहीं देखेंगे, आपकी शाइनी फरारी को देखेंगे, यू नो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू शुड हैव अ, यू नो, कंफर्टेबल गुड कार। एग्जैक्टली, इसी पे अगला पॉइंट मेरा था। जब हम बात कर रहे थे ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। तो अगर घर की बात भी करें तो घर के अंदर भी जो आपकी इनकम है, ऑफ कोर्स ये बहुत, इट गोज विदाउट सेइंग कि आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। लेकिन लोगों के नहीं होते, और लोग क्रेडिट पे चला रहे होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान को चला रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, वो उसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन घर का सिस्टम डिफरेंट होता है। इसके बाद जब इसी के पार्ट में अगर आपको इम्प्रूव करना है अपनी चीजों को, तो ट्रेस एंड ट्रैक का सिस्टम मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है। उनको बताया कि करना कैसे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि ट्रेस एंड ट्रैक करें कैसे। क्योंकि आपका एक-एक लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को एक लाइन आइटम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल, लेट्स से हम यूएई की बात करें तो 4000 या 5000 दिरहम आएगा, वो एक लाइन आइटम है मेरा। तो मैंने ट्रेस एंड ट्रैक इस तरह किया हुआ है कि मुझे पता है कि मेरा बिल आज 4000 दिरहम आया है, अगले महीने लेट्स से 4500 दिरहम आएगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको अगर आपको अपनी चीज़ों को सही करना है तो उसको माइक्रो लेवल पे जाना है। अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भी फर्दर डाइसेक्ट करना है। और भले आपने 2 दिरहम की पार्किंग डाली हो, अगर आपको अपनी चीज़ों को, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अगर आप ठीक हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप माइक्रो लेवल पे जाना चाहते हैं तो अपने 2 दिरहम के एक्सपेंस को भी शुरू में नोट करना होगा। यार एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं मतलब फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव, एक आदमी है जिसके पास whatever amount of money है and is doing well in life, और वो सिर्फ एक ही आदमी है जिसके भरोसे पे बिजनेस चल रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो आदमी मर जाता है, हुँ, उसकी बीवी को कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में, राइट, राइट, राइट। शायद उसकी वेल्थ के बारे में पता नहीं है। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस, यू आर द मोस्ट प्राइमरी पर्सन इन द हाउस होल्ड, जो आपको पता आपकी हाई वैल्यू क्या है। हुँ, सबसे पहले गेट अ लाइफ इंश्योरेंस, हुँ, गुड लाइफ इंश्योरेंस, नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस, गुड। आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर आप इतना कमा रहे हो या आपके 20 बच्चे हैं तो एटलीस्ट $1 million, $500,000 का, अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू नेटवर्थ, योर नेटवर्थ, यस। एक लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस इज अनदर पार्ट, लिविंग अब्रॉड, स्पेशली पाकिस्तान में भी अब हेल्थ आपको पता है कितनी महंगी है। पाकिस्तान में अगेन 10 लाख तक की कवरेज होती है नॉर्मल, 40-50 हजार रुपए से भी नहीं नहीं लेते। ट्रेवल इंश्योरेंस, मतलब मेरे अभी जानने वाले थे, अमेरिका गए, पाकिस्तानी नेशनल थे, हार्ट अटैक हो गया, $40,000 का खर्च फटीक आ गई उनके ऊपर, राइट। अच्छा, बड़ा मज़े की चीज़ ये है कि मज़े की तो नहीं खैर, लेकिन अगर यूएस में आप कुछ करवाते हैं तो शायद आपका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स में आ जाएगा कि आपने ये इलाज करवाया। नेक्स्ट टाइम आप वीज़ा लेने जाएँ तो फिर पता चलेगा। जी, तो आ, वो उन्होंने दिए, हुँ, राइट। ज़ाहिरी बात है कि ही वुड हैव अफोर्डेड, बट ही वाज टेलिंग मी, अली मैंने इंश्योरेंस भी लिया था लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने वो कहा यूएस के नहीं इंक्लूड किया होगा नहीं, उन्होंने। उसने ₹1200 का इंश्योरेंस अच्छा, लिया अच्छा, था यार, अच्छा, अच्छा। कहाँ पे वो करेगा। आप सोचिए तो, अच्छा
ऐसी ही अपना तो आपने लाइफ किस तरह प्लान करनी है? सबसे पहले अपने तो बैकअप्स बनाए। इंश्योरेंस चाहिए ना यार, बैकअप आपका, राइट? अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली तो जलील ना हो। सेकंड पार्ट इज ऑलवेज शेयर your finances with your better half. Involve her, even if she is in another field or she is a housewife. थोड़ा सा तो यार एंगेजमेंट रखें, उन खातून को बताएं, एक बार ऑफिस ले आएं, अगर आप मतलब, और वाइस वर्सा, मतलब एटलीस्ट अपनी एक्सेल शीट जो बनाई हुई है वो आप शेयर कर दें किसी तरह से, या कोई ईमेल के पास मेरे कितने दोस्त हैं, डेथ हो गई, उन्होंने अपने ईमेल्स के पासवर्ड्स नहीं बताए हुए और वो अब तक देखो उनके दोस्त खा गए पैसे, राइट? और कहाँ कहाँ किस दोस्त को दिए हुए, मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, है ना, विद योर बेटर हाफ। और ये एक साउथ एशियन ट्रेंड है, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी है, ये बांग्लादेश में भी है। तो ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैल्यू ऑफ ना इंफॉर्मेशन, ए, और बी प्राइवेसी। अगर आपके पास पैसा है, ये भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि कितना है। अभी वेरी रिसेंटली एक यूट्यूबर थे इस्लामाबाद में, और बहुत बड़े रियल एस्टेट का काम करते थे, उनकी अभी किडनैपिंग हुई है। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा। और उन्होंने 21 करोड़ रुपए रेंसम दी। अच्छा। और वो वापस आए। अच्छा। बगैर गार्ड्स के फिरते थे, यूट्यूब पे दिखाते भी थे, रास्ता भी बता रहे थे। ओके। अभी वापस आए 21 करोड़ रुपए देके। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड दिस हैपेंड इन इस्लामाबाद, राइट? राइट। और वो खुद, उनकी अभी यूट्यूब वीडियोस आई हैं कि मैंने इतने पैसे दिए। अच्छा। कैन यू इमेजिन? तो तो पैसे बनाए भी वहीं से था ना फिर? हाँ, मतलब वो है, बट इट डजंट मीन जिस तरह से वो करे, बट अगेन पॉइंट इज कि प्राइवेसी एज वेल, राइट? तो इवन इफ यू, अब हम यूट्यूब वालों की इनकम की बात करते हैं, अगर हम बात करें, हमारे कितने दोस्त हैं, मैं अगेन कहता हूँ पाकिस्तान में, I'm a man of data, and I've been in social media since 96. मैं हमेशा कहता हूँ, being an analyst too, we started blogging, और ये concept of blogging था ही नहीं, newspapers के against. We came up, me, Awab Alvi, there are a lot of people in early mid 2000s or late 2000s. We came up what social media is today in Pakistan. We claim to be, and मतलब there's a record for it. अवाब हो गया, डिफरेंट लोग आ गए। हम लोगों ने एक पूरी साइकिल देखी है यूट्यूब पे। शायद हम इसलिए नहीं थे कि हमारे जमाने में यूट्यूब बैन हो गया था फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स, बट या हमने अपनी जिंदगी उससे बनाई। लेकिन मीन अ मैन ऑफ डाटा, आई ऑलवेज सी, मतलब मैं यूट्यूबर्स से बात करता हूँ। अब व्हाट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडिया की भी बात कर लेंगे, बट पाकिस्तानी यूट्यूबर, राइट, 3 मिलियन व्यूज, मतलब देट ऑलवेज बी, अगेन there would be only one ducky, there can only be one master of the. I always tell my YouTubers friend, the cake is 2 pounds or 3 pounds maximum. The cake is not growing. But उसके जो pieces है ना, वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, because now what's happening is कि mainstream media, Jio Entertainment और हम TV is now on YouTube. इनकी अगर आप व्यूज देखें उन ड्रामों में, 22 24 30 मिलियन व्यूज हैं एक एपिसोड पे भी, राइट? अच्छा, देयर इज ओनली वन कंज्यूमर। आप इंडिया में भी चले जाएं, वो भी जो उसके पास टाइम स्पेन तो 24 आवर्स है, बिल्कुल, वो क्या क्या देखेगा, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में यूट्यूब में और एनीथिंग, देयर ऑलवेज बी मैक्सिमम 10 प्लेयर्स और 15 प्लेयर्स वुड बी 2 मिलियन 1.5 मिलियन अबव से जा रहे होंगे। फिर उसके बाद अब now we see a season of podcast by every Pakistani YouTuber or social media. मतलब उसमें भी लाख व्यूज, 50,000 व्यूज, 1.5 लाख व्यूज, 2, मतलब and it reflects the Pakistani society. वो पढ़े लिखे लोग देखेंगे ना, कितने लोग देखेंगे, राइट? एज अपोज टू somebody जो आ रहा है या वैसे टिकटॉक जो, मतलब तो उनके मिलियंस में होंगे। इट एक्चुअली मेक्स सेंस एंड मैचेस। अच्छा, हमारी सेलफोन पेनिट्रेशन उतनी नहीं बढ़ी बिकॉज सेलफोन पे भी अब टैक्सेस इतने लग गए, राइट? तो जिस ग्रोथ हमारी ट्रेजेक्ट्री सेलफोन पेनिट्रेशन थी, वो भी नहीं हो रही, राइट? ऊपर से हमारे पास 4G 5G में हम बहुत पीछे रह गए, राइट? तो ऑल दिस इम्पैक्ट इज हैपनिंग ऑन द व्हाट कम्युनिटी। और आई ऑलवेज टेल, पर्सनल फाइन ग्रोथ की बात करनी है, आई थिंक यू शुड डू वीडियोज ऑन, इन लोगों को बताएं कि आज
यूट्यूब की इनकम आ रही है, कल नहीं हाँ, होगी। ये बात इनको पता होना चाहिए कि यूट्यूब, एक तो ये कि यूट्यूब इटसेल्फ योर, इट्स नॉट योर प्लेटफॉर्म। या सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आज आपको यूट्यूब बैन कर सकता है, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आज बैन कर सकता है, कोई शैडो बैन कर सकता है, या वैसे ही आपका अकाउंट जा सकता है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है ये पहले। तो इसलिए आपको पैरेलल में कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, बिजनेस खड़ा करना चाहिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो ये बात तो जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों को तो मैं बता रहा होता हूँ। अब ये लोग क्या करते हैं कि मेरे ख्याल से एक यूट्यूब है, फिर इंडोर्समेंट आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तानी अब बहुत ही स्कैटर्ड हो गई हैं। हम्म, Advertisers are very smart, you know, you can't fake it or make it. They actually see the impact, एनालिटिक्स, हाँ, इम्पैक्ट। and analytics. Number of subscriber doesn't matter now. I personally think इवन नंबर ऑफ व्यूज डजंट मैटर बिकॉज अब it's the impact you create. I personally think you know more than anybody else, but the impact, और अब मेरे पास you know 1 million या 2 million लोग हो गए, और मुझे अपनी डेमोग्राफी नहीं पता, तो मैं किस तरह से अपने आप को बेचूं भी। वो नो योर ऑडियंस वाली बात है ना, कि आपको हाँ, पता होना चाहिए कि आपको देख कौन रहा है, हाँ। ऑडियंस क्या है आपकी, एंड ताकि इन्फ्लुएंसर्स कौन है, राइट? मतलब आप कितने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आपका जो सब्सक्राइबर है उसकी पर कैपिटा वैल्यू क्या है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है। तो यू नो इट इज इटसेल्फ अ साइंस, एंड इट इज एप्लीकेबल टू एनी अदर बिजनेस। जो हम नो योर कस्टमर कहते हैं या नो योर ऑडियंस कहते हैं, तो वो उसकी बात है। तो हाउ डज द यूट्यूब इकोनॉमी इन, मतलब आप क्या समझते हैं कि ये क्या, आप, फ्रॉम माय क्वेश्चन एज अ जर्नलिस्ट, ये जो आजकल जो सबसे मेन मंत्र है इज यू नो पॉडकास्ट वर्सेस यू नो एक्सप्लेनर वीडियोस, देयर इज नोबडी डूइंग प्रॉपर एक्सप्लेनर वीडियोस इन नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब वही बात है ना। अब हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर आप देखें, इंडिया के जो क्रिएटर्स हैं, लाइक दो, ध्रुव राठे है, या देशभक्त है, या या और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जो एक्सप्लेनर वीडियोस करते हैं। एट द सेम टाइम आप फिर वही बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। आप इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स देखें, लाइक अंकर वरीको है, या अक्षत श्रीवास्तव है, या इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं मेरा जो बाइसेप्स है। बियर बाइसेप है, जो कि वो एक अलग जॉनर में काम कर रहे हैं, लेकिन हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो कि मिलियंस और 2 मिलियंस, मल्टी मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं। और उनके तो जो सोशल, जो उनके क्या कहना चाहिए उसको, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या उनके भी ना, 30 अब तो मिलियन बहुत ज्यादा आपस पंगे में चल रहे लड़ाई हैं। कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी भी 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और उसके बाद व्यूज उनके देखें आप, पाकिस्तान के उस तरह से नहीं होते। तो हम उनको उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट, पॉपुलेशन का भी तो डिफरेंस है। लेकिन 7 टाइम्स है, 7 7 टाइम। टाइम्स के अंदर आप देख लें कि 7 टाइम्स में भी नहीं आ रहा होता। पॉइंट ये है कि वो जो सोशल मीडिया पे जो लोग भी काम कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे उनको देख कर आते हैं, वो अगर खुद कोई नई चीज लेकर नहीं आएंगे तो फिर वो नहीं चलेंगे। ब्लॉगिंग वगैरह मेरे ख्याल से कुछ टाइम तक चलेगी, और उसके बाद फिर वो छोड़, मतलब आपका आगे काम नहीं चलेगा उसके अंदर। अच्छा, पाकिस्तान में क्या, अच्छा एक और चीज मैं देख रहा हूँ जो कि वो एक एक हाँ, एक लड़ ये जो एक तो रियल, ये जो एंटरटेनर्स हैं जो रियल स्टेट में जा रहे हैं ना, हैव अ बिग हम्म, इशू विद देम, बिकॉज दे डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। ऑल्दो बहुत ही रेयर होंगे वो आके who would, मतलब अब वो किसी की भी इंडोर्समेंट कर रहे हैं। अब जैसे ब्लू व्हाट समथिंग ब्लू सिटी है, यस। इट इज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वट एवर उनकी बदमाशी है उनकी चल रही है। ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को आप एक यूट्यूबर कर रहा है, अब कोई वो नहीं है ना, रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं। रेगुलेशन नहीं है। रियल एस्टेट में वैसी कोई रेगुलेशन मुझे तो नहीं लगता कि है, और उसके बाद आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी इरेगुलेटेड चल रहा है। तो फिर वही बात आती है कि नहीं, वो अभी अभी जैसे इंडिया में आया क्या था। उन लोगों को एंटरटेनर्स जो आके रियल स्टेट में आ रहे हैं, एंटरटेनर्स, आई हम्म, डोंट यू नो, if a joker comes or anything and he wants to sell a circus, हम्म। right, would जोकर के लिए तो तो जो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, होते हैं इन्फ्लुएंस, ऐसी बात नहीं है कि वो जोकर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इन्फ्लुएंस उससे भी हो जाएगा। लोग सर्कस देखने जा रहे होते हैं तो होता है। आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी कि वो कोई हाँ, जोकर है नहीं नहीं, कुछ ऑफ है, कोर्स ऑफ लेकिन कोर्स। मैं कह रहा हूँ लोग हर अब जो भी फैन बेस बना लेता है। मेरी ये कि उनकी इतनी डेप्थ है, ए बी, क्या पाकिस्तान में हाँ, मतलब जाहिर बात है पाकिस्तान में तो एजुकेशन की कमी है। वो देखते हैं जी, वो टीवी पे आता है, उसकी हाँ, बात सही होगी, हाँ, हाँ। यू नो। एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि जो आपके एडवर्टाइज़र्स हैं, वो खुद भी जो दे हैं स्मार्टली पे, स्मार्टली, दे डोंट स्मार्टली पे, आई थिंक वो देख सिर्फ व्यूज़ को देख रहे होते हैं। हाँ, नहीं वो व्यूज भी देख रहे होंगे, और वो
दे आर बेसिकली कॉन आर्टिस्ट, यू नो। कराची में अगर आप देखें या पाकिस्तान में, रियल स्टेट सबसे रप्पड़ वाला काम है, राइट। सबसे ज्यादा उस पे लीगल केसेस, दीवानी केसेस पाकिस्तान में आज भी अदालतों में इसी पे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये लोग, मेरा मेरा आई हैव अ स्ट्रिक्ट मतलब थिंग ऑन दिस कि यू नो व्हेन यू प्रमोट समथिंग इलीगल, यू आर पार्ट ऑफ दैट इलीगल थिंग। इवन इफ योर पॉन्जी स्कीम आप वो कर दें। पाकिस्तान में एक बेटिंग प्लेटफॉर्म या करेंसी एक्सचेंज आया था एक जमाने में, जो यूट्यूबर्स कर रहे वो थे। अभी भी, हाँ, मतलब कुछ दिनों पहले तक कर रहे थे। क्या नाम था उसका? बैटिंग बीईटी से नहीं था, नहीं बीएटी से था हाँ, शायद। नहीं एक तो बैटिंग था, उससे पहले एक मनी एक्सचेंज का एक करेंसी का कुछ आया था। एवरी यूट्यूबर आई रिमेम्बर दैट, आई रिमेंबर दैट, जिसको FIA स्टेट बैंक ने मना भी किया था। FIA took a big action on this. यूट्यूबर्स को बुलाया गया है, not some of the top YouTubers went into it. I think तो वो उसमें जो था, it became a big issue. Now again it was unregulated. Now लेकिन वो देखिए ना, यूएस में जो एफटीएक्स के साथ हुआ था, उसमें भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जिन्होंने उसको प्रमोट किया था। अब उनके ऊपर रिपरकशन अभी तो नहीं आया। इसी तरह से इंडिया में जो सेबी है वहाँ का, जैसे पाकिस्तान में एसईसी है, वो वहाँ पर सेबी है, तो उन्होंने अब रेगुलेट करना इसको स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो कुछ लोग पंप एंड डंप कर रहे थे उसके अंदर। एक कोई यूट्यूबर था जो कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उसके, और वो स्टॉक्स को पंप एंड डंप से ज्यादा है, there's a Twitter guy, Mir something. He used to Mir Ahmad, Mir Mohammed, something like Mir that. Mohammed, you know, very fashionable short guy with an accent, who was actually had a issue in New York, was arrested, came to Pakistan. He was doing a pump and dump scheme on Twitter and YouTube. SECP has to step out on this. और फिर उसने political वो बनाया, because वो कहता था ये stock ले लो, and you know, जाता था, उसने खुद खरीदे हुए होते थे। यूट्यूब पे इंडिया में भी हुआ, तो उन्होंने फिर उसको रोका। लेकिन अब फिर उसमें क्या होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो फिर, क्योंकि वहां पर हैं अच्छे लोग, और पाकिस्तान के अंदर तो है ही नहीं ना, अच्छे बुरे तो एक अलग बात है, पाकिस्तान में है ही नहीं इस वक्त। वहां पर एटलीस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि कुछ टीचिंग भी कर रहे हैं, जो कुछ बता भी रहे हैं। वो लोग फंस गए उसके अंदर, क्योंकि अब वो कह रहे थे कि सेबी से आपको रजिस्टर होना पड़ेगा अगर आप कोई फाइनेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन गुड थिंग इज दैट कि उन्होंने फिर उसको अभी तक जो लिमिट किया हुआ है, वो इस तरह से लिमिट किया है कि आप अगर कोई स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेने के बारे में बात करते हैं, तो फिर आपको उस रेगुलेशन में आना होगा। लेकिन आई थिंक रेगुलेट पूरा ओवरऑल कर देंगे उस चीज को। अब जब वही बात है ना, ट्रेस एंड ट्रैक जब तक नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। जैसे यूएई में भी आप अगर सोशल मीडिया पे, पहले क्या होता था यूएई में, अगर सोशल मीडिया पे आपको आना है तो 20-25 हजार दिरहम लग जाते थे आपके सिर्फ लाइसेंस लेने में, 1 साल का वीजा लाइसेंस लेने में। अब वो 1500 दिरहम का लाइसेंस मिलता है। तो इनको ये पता चल गया है कि पैसे लाइसेंस से नहीं बनेंगे, पैसे बनेंगे जब बिजनेस जनरेट होगा। और उसमें लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये बंदा रजिस्टर्ड है हमारे साथ, और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास, तो इनके पास अच्छी अगर इंफॉर्मेशन है। Airbnb जो था, we do Airbnb, और Airbnb का मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म से 1500-1600 धर्म का लाइसेंस है। पहले वो पता नहीं कितने हजार का था। तो जितने हजार था उसके लोग घर ले लेते हैं। उन्हें पता है कि उन्हीं की इकोनॉमी में वापस पैसा आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है। पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। Over 55,000 Airbnb apartments in Dubai. जब भी तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो नहीं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान है कि आप बहुत आराम से अपना एक दिन के अंदर। इसमें एक और फायदा भी है, हम लोग भी यहाँ बिजनेस करते हैं, कंपटीशन कट हो जाता है। हर ऐरा गैरा आदमी पैसे लेके लगाता नहीं है, तो डिमांड सप्लाई जो गैप है ना, वो कंट्रोल में रहता है व्हेन यू हैव दैट ट्रेड लाइसेंस, और बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कुड कम इनटू इट, राइट। अगर ये कर दें तो हर आदमी उठ के आ जाएगा। भाई मेन बिजनेस तो अभी भी वो मेरे ख्याल से 15,000 दिरहम तक तो लगता ही है लाइसेंस के अंदर। लेकिन अगर हाँ, मगर वो जब ले लेता है इंसान, तो 15,000 धर्म में कोई 20,000 लोग होंगे। अगर 1000 धर्म का आप कर दोगे तो फिर 1 लाख लोग होंगे। तो कोई भी कर सकता है। 15,000 धर्म में उन्हें पता है कि इस आदमी को बिजनेस वापस आ जाएगा, ये कमा लेगा 15,000 धर्म, राइट। तो यू नो, डिमांड सप्लाई का इन्होंने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। इन्होंने ये अंदर तो नहीं बांटे चीजों पे, दे अंडरस्टैंड विद डाटा that you know डिमांड ये जो लेगा उसको पैसा कमा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। चलो यार अली भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबा सेशन हो गया। मतलब मैं अभी भी सोच रहा था इंडिया पाकिस्तान के बारे में और बात कर सकते हैं, लेकिन अब अरे इंडिया पाकिस्तान के बारे में हम कहाँ बात करेंगे। पहली बात, कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल, राइट। हमें करना नहीं चाहिए। नंबर 2, वी आर 2 डिफरेंट पीपल, वी आर नॉट वन पीपल इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, in terms of things. I think we need you know, good 10-15 years of more education
middle class leadership. वो मैं कहता हूँ सर झुका के आपको काम करना है। अब आप उल्टा सीधी बात है ना कि आप बाहर भी है ना, तो आप अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो पहले अपने आप को इम्प्रूव करें और उसके बाद सोचें कि आप कुछ। बल्कि मैं हंसी मजाक में कह रहा था, वो आजकल इंडिया और मॉरिशस का एक चक्कर चल रहा है। व्हाट्स द प्लेस कॉल जहाँ मोदी साहब गए थे, लुका वंदन सब व्हाटएवर। तो वो कहते हैं कि ना मॉरिशस में छुट्टी पे जाओ ना वहां पे जाओ, इन्फोसिस वाला है छुट्टी करो ही ना। वो तो कहता है ना 70 घंटे काम 70 आवर्स काम करो, राइट? एंड क्यों नहीं, मतलब एक्चुअली 70 घंटे जब काम करने में मजा आएगा जब आपका पैशन भी बिहाइंड होगा ना उसमें। तो लॉट ऑफ पीपल डोंट वर्क आउट ऑफ पैशन, दे वर्क विद, don't have the luxury to. So yeah, there's no comparison between India and Pakistan. Even the mindsets now have changed. मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सारे लोग हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ें, राइट? इवन ऑन हमारे कौन सी एकेडमी है, खान एकेडमी हैज अ फाइनेंशियल पर्सनल कोर्स एज वेल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको देखें, स्टॉक हर 2 नंबर, मतलब हर स्टॉक 2 नंबर नहीं होता। स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? तो कहाँ भी करें, पहली बात है पैसों को समझें, और एक इम्पॉर्टेंट बात, 40 के बाद जो पैसा है वो आपके बच्चों का है, राइट? तो रिस्क फैक्टर वैसे एज के साथ वैसे इंसान वो होने लगता है, तो वो करने। बट यू नो, अंडरस्टैंड फाइनेंस, फाइनेंस इज अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छी लाइफ गुजारिए, लेकिन प्लानिंग जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।